अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों, मेरी आवाज आ रही है? अच्छा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने लास्ट क्लास में बड़ी बेसिक बातें की थी स्टैंडर्ड के ऊपर कि ये स्टैंडर्ड आया और किस किस को उसने रिप्लेस किया है। ठीक है जी। एंड देन हमने देखा कि जनाब रेवेन्यू रिकग्निशन की कंडीशंस कितनी हैं। आज हमने थोड़ी डिटेल में चीजें देखनी है, थोड़ी मुश्किल चीजें देखनी है, जरा ध्यान रखना चीजों पर। ठीक है। मैं बिल्कुल लिहाज नहीं रख रहा कि ये शुरू की क्लासेज हैं तो थोड़ा आराम से चलना चाहिए, नहीं। मैं समझता हूँ कि यार इसमें आप लोग अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जो प्रेजेंटर है उसको भी, फैसिलिटेटर है उसको भी ईमानदारी से इस पर पूरा टाइम लगाना चाहिए। तो सर हम डिस्कस कर रहे थे मॉडिफिकेशन, और आज हम मॉडिफिकेशन की 5 केसेस डिस्कस करेंगे। दो हमने लास्ट क्लास में ऐसी 2 केसेस डिस्कस कर लिए थे, लेकिन मैं दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है जी। मॉडिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जी मुझे बताओ, मॉडिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या चीज चेंज हो तो मॉडिफिकेशन ट्रीट हो जाएगी? सर एक स्कोप चेंज हो जाए और प्राइस चेंज हो जाए, ऐसा? अच्छा मुझे बताओ, डिलीवरी का टाइम चेंज हो जाए मॉडिफिकेशन है? हैं? ये मॉडिफिकेशन तो है लेकिन इसकी अकाउंटिंग नहीं करनी। लेकिन डिलीवरी का टाइम इतना चेंज हो जाए कि कंसिडरेशन उससे डिफर हो जाए तो फिर प्रेजेंट वैल्यू चेंज होगी, प्राइस चेंज हो जाएगी। ठीक है ना? फिर उस मॉडिफिकेशन को आपने अकाउंट फॉर करना है। ठीक है जी। हम इस वक्त बात कर रहे हैं सिंपल मॉडिफिकेशन की, जिसमें स्कोप और प्राइस मॉडिफाई होगी। ठीक है जी। सर छोटे से केसेस लेके चलते हैं जनाब। से एक छोटा सा केस हम लेके चलते हैं, केस 1। ठीक है जी। केस 1 को हम अभी से नाम दे देते हैं, क्या चीज? सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है जी। सुनिएगा दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं प्यारे बच्चों, मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें हमने एक कस्टमर से ये अग्री किया था कि हम उसको जो यूनिट्स बेचेंगे, फुल कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो हमारा ऐसे होगा कि हम उसको 8,000 यूनिट बेचेंगे। कितने में? 50 रुपए में। और टोटल अमाउंट कितनी बनेगी? 4 लाख बने। ये हमारा अग्रीमेंट हो गया एक दिन। ठीक है सर। हमने इसमें से गुड्स डिलीवर कर दिए से 5,000 यूनिट्स। कितने वाले? 50 वाले। कितने हो गए जी? 2.5 लाख हो गए। सर 5,000 यूनिट जब आपने कस्टमर को बेच दिए, 8,000 का आपका कॉन्ट्रैक्ट है, 50 रुपए में एक यूनिट आपने बेचना है, तो मैं कहूंगा जनाब कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्ट एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है जी। जो एग्जीक्यूट हो गया पार्ट, वो है 5,000 यूनिट हमने सेल कर दी। सर जो मेरे पास बाकी का पार्ट है वो कितना है? 3,000 यूनिट्स हैं। वैल्यू कितनी बाकी है सर उसकी? 1.5 लाख। अच्छा जो पार्ट एग्जीक्यूट हो गया मेरे बच्चों, उसकी मैंने जनरल एंट्री पास की होगी से रिसीवेबल डेबिट। ठीक है जी। 2.5 लाख रुपए से, और सेल्स क्रेडिट कितने से? 2.5 लाख रुपए से। डन। अच्छा अब मेरे पास 3,000 यूनिट हैं जो मैंने डिलीवर करने 50 रुपए के हिसाब से। सर कस्टमर मुझे कॉल करके ये कहता है कि मुझे एडिशनल यूनिट्स चाहिए। ठीक है जी। जो एडिशनल यूनिट्स चाहिए वो इन 8,000 के अलावा है, और वो मुझे चाहिए से मिसाल के तौर पर 2,000 यूनिट्स। और 2,000 यूनिट जब मुझसे मांगता है तो मैं उसको कहता हूँ यार कि प्राइस चेंज हो चुकी है, बढ़ चुकी है। अब मार्केट प्राइस है 60 रुपए। कितने? 60 रुपए मार्केट प्राइस है, और मैं आपको कोई डिस्काउंट नहीं दूंगा। गौर से सुनना, डिस्काउंट होते हैं 2 किस्म के। एक होता है बल्क परचेज डिस्काउंट, एक होता है रिलेशनशिप से डिस्काउंट जो आपको मिलता है। ठीक है जी। मैं बात कर रहा हूं इस वक्त रिलेशनशिप वाले डिस्काउंट कि ठीक है यार आप तो पुराने दोस्त यार हो, आपको 60 की जगह हम 55 में दे देंगे चीज। नहीं, हमने कहा 60 रुपए की चीज है तो कितने में देंगे? 60 में ही देंगे। कितने में देंगे? 60 में देंगे। मैं बल्क परचेज डिस्काउंट की बात यहां नहीं कर रहा। आगे हम देखेंगे बल्क परचेज डिस्काउंट का ट्रीटमेंट डिफरेंट है। ठीक है। अब मुझे बताओ यार, यहां मैं उसको क्या कर रहा हूं, मैं उसको कह रहा हूं 60 वाली चीज है 60 में ही दूंगा। तो मुझे बताओ कितने होगा टोटल? 1,20,000। अब मुझे बताओ, जो मैंने कस्टमर को गुड्स डिलीवर करने हैं पुराने कॉन्ट्रैक्ट में 3,000 डिलीवर करने, जो बाकी है उसका रेट कितना है? 50। नए कॉन्ट्रैक्ट में मैंने उसको 2,000 यूनिट डिलीवर करने, उसका रेट कितना है? 60। ये 2 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट रेट होंगे। क्यों? क्योंकि जो नया कॉन्ट्रैक्ट आपने किया है उसमें सर जो एडिशनल गुड्स आ रही है वो किस रेट पे आ रही है?
मार्केट रेट पे आ रही है, तो स्टैंडर्ड कहता है जनाब अगर ये मार्केट रेट पे आ रही है तो उसको ऐसे ट्रीट करें जैसे ये नया कॉन्ट्रैक्ट है, अलग कॉन्ट्रैक्ट है। तो आपने ऊपर वाले को अलग चलाना है, नए वाले को अलग चलाना है। डन, दोनों को आपने अलग अलग रखना है। डन। अब बताओ सर, इस मॉडिफिकेशन के बाद कस्टमर ने आके कहा मुझे 4000 यूनिट्स चाहिए। कितने? अब बताओ 4000 यूनिट्स उसको कैसे दूं? सर हमारी असम्पशन है हम पहले पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करेंगे फिर हम नए कॉन्ट्रैक्ट में घुसेंगे। तो बताओ हम क्या करें? हम रिसीवेबल बुक करें कितने से? 3000 इंटू 50 प्लस 1000 इंटू 60, 4000 यूनिट हमने उसको डिलीवर करने। तो बताओ कितने हो गए सर? 2,10,000। सेल्स क्रेडिट कितने से? 2,10,000। ऐसा इसका मतलब ये कि सर जब भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एडिशनल गुड्स आएंगी और उनकी प्राइस किसके बराबर होगी? मार्केट के बराबर होगी, तो हम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को ट्रीट करेंगे एज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा एज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा लिखेगा कोई भी नहीं। अब सिर्फ इस डायग्राम को रीड करना है हमने। नजर आ रहे हैं तुम लोगों? ये बड़ा करूं थोड़ा सा है? ऐसे देख लेते ना बेटा। सिर्फ ये डायग्राम ना आपने नोट नहीं करनी, एंड में ही आपको नोट करवाऊंगा मैं। मुझे एक बात बताओ सर, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट में मॉडिफिकेशन आती है तो क्या उसके लिए अप्रूवल होना जरूरी है? मिसाल के तौर पर मैं ARTT वालों के लिए एक बिल्डिंग बना रहा हूँ, ठीक है? 3 फ्लोर की बिल्डिंग बनानी है, उसमें 8 वॉशरूम्स बनाने। मुझे लगा बच्चे ज्यादा हैं तो मैं 2 वॉशरूम्स एक्स्ट्रा बना देता हूँ। अभी मैंने अपने कस्टमर से कोई बात नहीं की है, मैंने क्या किया, 2 एक्स्ट्रा वॉशरूम्स बनाना शुरू कर दी इस एंटिसिपेशन में कि इनसे 5 लाख रुपए और ले लूंगा। मुझे बताओ क्या ये कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन है? सर मॉडिफिकेशन कॉन्ट्रैक्ट का हो भी तो ये अप्रूव्ड नहीं है। तो याद रखना किस मॉडिफिकेशन की आपने अकाउंटिंग करनी है? सर जो अप्रूव्ड हो। तो सर ये याद रखना, अपने आप से हमेशा सवाल पूछना, इस कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन अप्रूव्ड? अगर जवाब आता है नो, तो फिर आपने क्या करना है? कोई अकाउंटिंग नहीं करनी आपने। डू नॉट अकाउंट फॉर इट एज मॉडिफिकेशन। डन। लेकिन अगर जवाब आता है यस अप्रूव्ड है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हमने ARTT वालों से एक एग्रीमेंट किया कि हम उनको एक बिल्डिंग बना के देंगे। जो बिल्डिंग बना के देंगे सर उसके अंदर अग्रीड था कि हम 8 वॉशरूम्स बनाएंगे, ठीक है? और बिल्डिंग की टोटल कीमत हम उनसे चार्ज करेंगे 4 करोड़ रुपए। मैं जो एक कॉन्ट्रैक्टर था जो काम कर रहा था उस बिल्डिंग पे, मैंने 2 वॉशरूम एक्स्ट्रा बनाना शुरू कर दिए कि यार इनके बच्चे ज्यादा हैं, इनको अंदाजा नहीं है, इन्होंने गलत बात कर दी है, इनको ज्यादा वॉशरूम चाहिए होंगे, तो मैं एंटिसिपेशन में ज्यादा काम कर रहा हूं और मुझे लगता है कि यार ये इंशाल्लाह पैसे भी दे देंगे अच्छे लोग। सर क्या ये कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन है? मॉडिफिकेशन है, लेकिन सर ये अग्रीड नहीं है, तो आपने इसकी अकाउंटिंग नहीं करनी। आपने रेवेन्यू को 4 करोड़ भी रखना है, फर्दर रेवेन्यू उसमें ऐड नहीं करना। ऐसा तो याद रखना, जब तक ये कॉन्ट्रैक्ट में वेरिफिकेशन अप्रूव नहीं होती, सॉरी जो वेरिएशन अप्रूव नहीं होती, मॉडिफिकेशन अप्रूव नहीं होती, आपने उसकी अकाउंटिंग नहीं करनी है। आप 2018 से पीछे चले जाए, स्टैंडर्ड आपको कहता रहा कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट में मॉडिफिकेशन खुद से कर दी आप और आप एंटिसिपेट कर रहे हो कि ये बंदा आपको पैसे दे देगा, इट इज वर्चुअली सर्टन के पैसे आपको मिल जाएंगे, तो आप उसका रेवेन्यू बुक करना शुरू कर दो। ठीक है जी। ये कब कहता रहा स्टैंडर्ड? 2018 से पहले। 2018 के बाद स्टैंडर्ड कहता है नहीं 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 नहीं, जब तक दोनों पार्टीज अप्रूव नहीं करेंगी इसको, कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं बनेगा, ये दोनों पार्टीज इसको साइन नहीं करेंगी, अग्री नहीं होगा, लीगली इन्फोर्सेबल नहीं होगा, हम इसको कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट कंसिडर नहीं करेंगे, हम इसको मॉडिफिकेशन का पार्ट कंसिडर नहीं करेंगे। अच्छा, अब अज्यूम करोगे ये चीज अप्रूव हो गई है, तो सर स्टैंडर्ड आपसे पूछ रहे जो एडिशनल गुड्स हैं क्या वो डिस्टिंक्ट है? किससे? बाकी के गुड्स से। बाकी के कौन से? जो डिलीवर कर चुके हैं, जो बाकी हैं, दोनों से। जो एडिशनल गुड्स हैं वो बिल्कुल अलग हैं पिछली सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में से। ऐसा स्टैंडर्ड कहता है जनाब अगर इसका जवाब भी आता है यस, फिर आप अपने आप से पूछो कि जो गुड्स की कंसिडरेशन है क्या वो रिफ्लेक्ट कर रही है स्टैंड अलोन प्राइस, यानी मार्केट प्राइस के ऊपर आप गुड्स बेच रहे हो। अगर इसका जवाब भी आता है यस, तो फिर ट्रीट दिस कॉन्ट्रैक्ट एज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। ऐसा अब बताओ सर, मॉडिफिकेशन अप्रूव्ड हो,
एडिशनल गुड्स हो उसके अंदर, वो एडिशनल गुड्स डिस्टिंक्ट हो, और सर उनकी प्राइस भी मार्केट के बराबर हो, तो हम उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या ट्रीट करेंगे, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट करेंगे। पक्का? ये डायग्राम पे मैं बार बार आता रहूंगा पांचों केसेस के अंदर। डन? बढ़ेंगे स्टेप आगे, बढ़े। ये डायग्राम कॉपी करना चाह रहे हो या मैं एंड में कॉपी करा दूं? एंड में करा दें, बेहतरीन हो गया। चलो जी हम आगे जा रहे हैं सर, जाएं आगे दोस्त, केस 2 पे जाएं। ये किसी ने कॉपी करना है तो कर लो, तो इससे भी आगे बढ़ जाए। पक्का? केस 2 पे जाएं ऑनलाइन वालों, बढ़ जाए आगे, स्क्रीनशॉट लेने दें। चलिए जाए, फिजिकल में कितनी अवाम है? आपने आना, आप आ जाओ, बेफिक्र हो, टेंशन क्यों लेते हो, जगह आपको मिल जाएगी क्लास। चलें जी, बढ़े हम आगे दोस्त। चलो जी, ये कह रहे जनाब, यूनिट्स आपने बेचे 8,000, ठीक है, बेच रहे हैं आप, अग्रीमेंट आपका 50 रुपए पर यूनिट आपकी जो है वो सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ से मिसाल के तौर पर 1 मई 2018 को, ठीक है जी। सर हम 5,000 यूनिट कर चुके हैं 50 रुपए के हिसाब से, ठीक है। कितना फुलफिल हो चुका है कॉन्ट्रैक्ट? 5,000। 1 अगस्त को मॉडिफिकेशन हुई, 4,000 एडिशनल यूनिट, किस रेट में? 57 रुपए। मार्केट प्राइस कितनी चल रही? कम पैड हो रहा है। अब बताओ सर, क्या क्या इसको सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट करना है? पार्ट ऑफ, इंटीग्रल पार्ट ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट चले इसको। मेरे बच्चों कैसे लेके चले? सबसे पहले तो एक काम हमने ये देखना है, 8,000 यूनिट थे, रेट कितना था सर उसको? कितना था रेट? 50। अमाउंट कितनी है सर?
4 लाख रुपए। ऐसा बताया मैंने इसमें तो कितना पार्ट फुलफिल कर दिया। कंप्लीटेड कितने जी? 5000। किस रेट वाले? 50 वाले। कितने हो गए ये? 2.5 लाख। कितने यूनिट रह गए? 3000। कितने रुपए की वैल्यू रह गई? बताओ मैंने ये एंट्री किस पास की होगी? इसके बाद मेरे बच्चों, इसके बाद ये मैं 1 जुलाई पे खड़ा हूं। 1 जुलाई से जब मैं 1 अगस्त में होता क्या है सर? 4000 यूनिट ऐड हो जाते हैं। किस रेट से? 57 के रेट से। 57 मार्केट रेट 1 जुलाई का नहीं सर, 1 अगस्त का। एप्लीकेशन डेट पे खड़े होकर आपने देखना है कि ये मार्केट रेट है या नहीं। नहीं है सर मार्केट रेट, 65 रुपीज है सर मार्केट रेट। कितना था ये? कितना? वॉइस का क्या मसला आ रहा है? अब आ रही है आवाज? हसन अब आवाज आ रही है बेटा? लैग क्यों हो रहा है यार? क्या मेरी अब अब आ रही है यार? यहां से तो आवाज जा रही है यार बच्चों में, डिस्टॉर्शन आ रही है। अब सही आवाज? तो तमाम बच्चे मुझे बता दें आवाज सही है अब, तो हम आगे बढ़े। अच्छा जी, दोबारा सर एग्जांपल को लेके चल रहे हैं। सर 8000 यूनिट हमने कस्टमर को बेच रहे हैं 50 रुपए में, 5000 हमने बेच दिए। 1 जुलाई को हमने 5000 यूनिट बेच दिए। जब हम 1 अगस्त को पहुंचे तो कस्टमर ने कहा मुझे 4000 यूनिट और चाहिए। किस रेट में चाहिए 4000 यूनिट? 57 रुपए के रेट में। उस दिन यानी 1 अगस्त को मार्केट रेट चल रहा था 65। कितना चल रहा था? 65। क्या नए यूनिट मार्केट रेट पे ऐड हो रहे हैं? नहीं सर। क्या नए यूनिट मार्केट रेट पे ऐड हो रहे हैं? नहीं सर, मार्केट रेट पे ऐड नहीं हो रहे हैं। तो फिर क्या करें सर? क्या एडिशनल यूनिट डिस्टिंक्ट है पुरानों में? हाँ सर डिस्टिंक्ट तो है, नए यूनिट बिल्कुल अलग है, पुराने अलग है। अलग का मतलब ये अलग बिक रहे हैं वो, लेकिन ये दिमाग में रखिएगा कि मार्केट रेट पे अवेलेबल नहीं है, कम रेट पे हम दे रहे हैं अपने कस्टमर को। तो सर स्टैंडर्ड कहता है जनाब जब आप कम रेट पे दे रहे हो तो ऐसे ज्यूम करो कि अब ये दोनों मिलके एक नया कॉन्ट्रैक्ट है। 3000 और 4000 मिला के कितने हो गए? 7000 यूनिट्स। ठीक है जी, कितने यूनिट्स हो गए? 7000 यूनिट्स। और सर हमारे पास जो नए यूनिट्स हैं 4000 वो ऐड हो गए, 7000 हो गए। इसकी वैल्यू कितनी है टोटल? देखो 228,000। मेरे बच्चों की कितना आ रहा है टोटल? 378,000 रुपीज के 7000 यूनिट्स हैं टोटल। तो मुझे बताओ कि एक यूनिट की एवरेज प्राइस कितनी बनती है? कितना? 50। दिमाग में रखना सर 3000 और 4000 यूनिट डिस्टिंक्ट तो हैं, लेकिन 4000 यूनिट की जो प्राइस तय हुई है कॉन्ट्रैक्ट में वो मार्केट प्राइस के बराबर नहीं है। ठीक है जी, मार्केट प्राइस से क्या है? कम है। मुझे बताओ इस एग्जांपल और पिछले एग्जांपल में फर्क क्या है? ये नए वाले यूनिट मार्केट रेट पे नहीं है, मार्केट रेट से सस्ते हैं। तो हमने क्या ट्रीट किया? इन दोनों को मिला के एक कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट कर लिया। बताओ जब एक कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट किया तो कितने होगा टोटल? 7000 यूनिट हो गया। 18 अगस्त को आपने 5500 यूनिट डिलीवर किए। तो बताओ जो 5500 यूनिट में डिलीवर करूंगा, कुछ 3000 में से दूंगा, कुछ 4000 में से दूंगा, या दोनों को एक ही ट्रीट करूं? दोनों को एक ही ट्रीट करें। किस रेट पे दें सर हम अपने कस्टमर को? 54 के रेट पे। तो मैं 18 अगस्त को एक एंट्री पास करूं,
किस चीज की सर? रिसीवेबल डेबिट कितने से? सर मेरे पास 54 इंटू 5,500 कितने? 297,000। फिर सेल्स क्रेडिट कितने से? 297,000। अब मुझे बताओ सर, मेरे पास जब मैं यहां से 5,500 यूनिट यहां से काटूंगा, ठीक है जी, किस रेट के? 54 के रेट के, तो सर मेरे पास जो रिमेनिंग बचेगा वो बचेगा कितना? 1,500 यूनिट। किस रेट का? 54 का। क्या बच रही है? 81,000। ऐसा है? ऐसा है मेरे बच्चों? दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में रेवेन्यू ही रिकॉर्ड हो रहा है। वेरी गुड, रेवेन्यू ही रिकॉर्ड होना है मेरा भाई, लेकिन रेवेन्यू किस रेट पे रिकॉर्ड हो रहा है? उधर रिकॉर्ड हो रहा था अलग अलग रेट के ऊपर, आपने कहा 3,000 अलग, 2,000 अलग। यहां क्या हो रहा है? यहां हमने कहा 4,000 यूनिट जो ऐड हो रहे हैं वो किस रेट पे ऐड हो रहे हैं? वो ऐड हो रहे हैं 57 रुपए के रेट पे। क्या 57 रुपए मार्केट रेट है? नहीं, मार्केट रेट नहीं। कौन सा रेट है अदर देन मार्केट रेट? डिस्काउंट दिया हमने सर, कस्टमर को एबनॉर्मल डिस्काउंट दिया, ताल्लुकात की बेसिस पे दिया होगा। तो सर स्टैंडर्ड कहता है जनाब, जब आप नए यूनिट्स ऐड कर रहे हो और वो मार्केट रेट पे ऐड नहीं कर रहे, तो फिर आप जो रिमेनिंग यूनिट्स हैं पुराने और जो नए यूनिट्स हैं आप उनको क्या ट्रीट करोगे? एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट। तो बताओ हमारे पास कितने यूनिट्स टोटल इस कस्टमर को हमने सप्लाई करना है? 7,000। और उनकी टोटल वर्थ कितनी है? 3,78,000। अब मैंने क्या किया, एक एवरेज रेट निकाल दिया 54 का। मैं कह रहा हूं जनाब, अब मेरे पास एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें मैंने कितने यूनिट्स डिलीवर करने हैं? 7,000। और सर उनका एवरेज रेट कितना है? सर ऊपर याद रखना, मैंने एवरेज नहीं किया था, मैंने दोनों को एक कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट नहीं किया था। सिंपल सी चीज है। अच्छा जी, अगर मार्केट से अबव होता तब भी यही ट्रीटमेंट होता, ठीक है जी। मार्केट से नीचे होगा, ऊपर होगा, तब भी यही ट्रीटमेंट है। स्टैंडर्ड ने लिखा है मार्केट रेट पे सेपरेट ट्रीट करना है। इसका मतलब है मार्केट के अलावा जो भी ट्रीटमेंट होगा आपने दोनों को क्या ट्रीट करना है? एक ट्रीट करना है। लेकिन आपकी बात, रेट से ऊपर पे कोई बंदा कभी भी ऐसी चीज खरीदेगा नहीं, ठीक है जी। वो कहेगा मैं बाहर से दूसरी जगह से खरीद लेता, ठीक है जी। लेकिन मे भी अगर कोई स्ट्रक्चर ट्रांजेक्शन हो तब भी दोनों को आपने क्या ट्रीट करना है? एक ही ट्रीट करना है। डन? बड़े हमारे दोस्त, ये कॉपी करना है तो कर लें, फिर हम वो चार्ट पे जाकर जरा चीजें देख लें थोड़ी। सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट जब होगा बेटा जब मार्केट रेट के ऊपर आप चीजें बेच रहे हो, ठीक है जी। मार्केट रेट पे चीजें बेच रहे हो, यानी जो नए यूनिट्स आ रहे हैं, देखो यहाँ मार्केट रेट है 65, हमने कितने में कस्टमर को दिया? 57 में। मार्केट रेट पे नहीं दिया, कम पे दिया। जी, केस 1 में हम फीफो की अजम्पशन लेते हैं। चलो ऐसे ही अज्यूम कर लो तुम लोग, ठीक है। अगर ये याद रखने में आसानी है ना, तो केस 1 में फीफो इधर वेटेड एवरेज है, ठीक है। ऐसे ही अज्यूम कर लो। यार मैं तो आज सोच के आऊँ तुम लोग को ठीक ठाक टेक्निकल चीजें करानी है, तो सिंपल एग्जांपल में तुम लोग घूम रहे हो हैं। हाँ बस, अभी हमने बाइक डिस्काउंट नहीं देगा। अभी तो नहीं हो रही है ना डिस्टॉर्ट यार, अभी तो मेरे पास यहाँ वॉइस के स्केल के ऊपर जो है ना वो ठीक ठाक 100% रेटिंग आ रही है। इंटीग्रल पार्ट ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट। कर लिया मेरे बच्चों?
हाँ बेटा, अगली क्लास की लाइव रिकॉर्डिंग होगी, वो रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, लाइव भी आपको मिल जाएगी, दोनों। जी, क्या हम आगे बढ़े? पक्का बढ़ जाए तो यार, अगेन सर मैं इस डायग्राम पे ला रहा हूं सर, प्लीज बोर्ड पे देखिएगा, प्लीज बोर्ड पे देखिएगा मेरे बच्चों। मेरा सवाल है आपसे, क्या कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन अप्रूव्ड है? मेरा जवाब है यस। क्या एडिशनल गुड्स डिस्टिंक्ट है? मेरा जवाब है यस। क्या जो रेट है वो मार्केट के बराबर है? मेरा जवाब है नो। अगर जवाब नो है तो आप सीधे आप पे आ जाए। वो कह रहा है अज्यूम करें कि पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म और अब आपने क्या करना है, एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाना। नए कॉन्ट्रैक्ट में क्या है? रिमेनिंग पार्ट ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड एडिशनल गुड्स को आपने एक नया कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट करना। ठीक है जी, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट और नए यूनिट जो आप ऐड करें उनको आपने क्या ट्रीट करना है? डन है? तो अब आ रही है आवाज? अब आ रही है आवाज? अब आ रही है मेरे बच्चों? क्या मेरी आवाज आ रही है? चलो जी, अब मेरे बच्चों मुझे एक चीज ये बताओ, यहां तक तो हमने कहानी सारी कर दी ना, दो केसेस हमने देख लिए, थर्ड केस पे हम जाएं। क्या हम थर्ड केस पे जाएं? तैयार हो? केस 3 हम देखने जा रहे हैं, ठीक है? हमारा केस 3, केस 3 की हेडिंग क्या है वो जरा सुन लेना। अच्छा, केस 3 थोड़ा फर्जी केस है, देख के करना, फिर रिपीट कर रहा हूं। मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज मेंट बाय डिस्टिंक्ट? डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? आसानी के लिए बता रहा हूं, जो अकेले सेल हो सके। ठीक है जी, अकेले सेल हो सके, या मतलब आप इसकी मिसाल ऐसे ले लो, अकेले बिकता हो। ठीक है? अच्छा, मैं अब बात करूंगा जनाब डिस्टिंक्ट गुड्स ना हो तो। अच्छा, जो केस आपके सामने नीचे डिस्कस हो रहा है ना, वो उसमें मैं लिखा हुआ तो है कि डिस्टिंक्ट नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सर कोई एग्जांपल है नॉन डिस्टिंक्ट गुड्स की? सर मैं एक बिल्डिंग बना रहा हूं किसी के लिए, उस बंदे ने कहा इस बिल्डिंग में एक वॉशरूम ऐड कर दो, क्या ये वॉशरूम डिस्टिंक्ट है इस बिल्डिंग से? नहीं। क्यों? क्या चीज? सर इस बिल्डिंग का इंटीग्रल पार्ट है, अलग से नहीं आएगा ना। एक बंदा आके मुझे कहे कि मुझे खाली वॉशरूम चाहिए और चौथे फ्लोर पे चाहिए, कैसे बना के दूंगा उसको? ये पॉसिबल नहीं है ना। उससे पहले बिल्डिंग का होना वहां पे जरूरी है, तब जाकर उसमें वॉशरूम ऐड होगा। तो जो वॉशरूम है इसको मैं डिस्टिंक्ट गुड ट्रीट नहीं कर रहा। तो सर हम जो बात करने जा रहे हैं नीचे, सिर्फ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखने जा रहे हैं कि अगर डिस्टिंक्ट गुड्स ना हो तो उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। लेकिन ये याद रखना, जो नीचे केस आ रहा है उस पर कोई भी बंदा आर्ग्यूमेंट कर सकता है कि ये गुड्स डिस्टिंक्ट है। मुझे बताओ, मैंने 50 पेन किसी एक बंदे को बेचे, ठीक है जी, 10 पेन उसको और बेचना है, ये 10 पुरानों से डिस्टिंक्ट? हाँ, इस 10 का पुरानों से कोई ताल्लुक ही नहीं है, अकेले आराम से यूज हो सकते हैं, कोई इश्यू वाली बात नहीं है। नीचे जो मैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखने जा रहा हूं वो नॉन डिस्टिंक्ट गुड्स की है। फिर आपको बता रहा हूं प्रैक्टिकली इस तरह के सवालों में गुड्स डिस्टिंक्ट ही होती हैं। अभी हमने डिस्टिंक्ट की डेफिनेशन देखनी है क्लास के एंड कि डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, ऐसा। या मैं डिस्टिंक्ट की डेफिनेशन देख लूं आपके साथ पहले? सर देख लेते हैं डिस्टिंक्ट की डेफिनेशन। व्हाट इज मेंट बाय डिस्टिंक्ट गुड्स? गौर से सुनना मेरे बच्चों, डिस्टिंक्ट क्या है पूरा एक्सप्लेन करूंगा, अच्छे तरीके से ध्यान में बिठाना। देखो दोस्त सुनो, मैं कस्टमर को गुड्स बेच रहा हूं, ठीक है जी, मैं कस्टमर को गुड्स बेच रहा हूं और वो गुड्स आइसोलेशन में यूज हो सकते हैं।
आइसोलेशन में उनका यूजेज पॉसिबल है। एक कस्टमर आया, उसने मुझे कहा कि जी मुझे गुड्स चाहिए, मुझे चाहिए 4 अदद पलंग। मैंने कहा क्या करना है? उसने कहा सर मेरा अस्पताल है, मैंने उधर बेड लगाने, क्या ये बेड अकेले इस्तेमाल हो सकता है? हाँ सर, कोई करंट इसमें से पास करने की जरूरत नहीं, आराम से इंडिपेंडेंटली ये बेड इस्तेमाल हो सकता है सर। लेकिन बाज औकात सर गुड्स इस्तेमाल होती हैं कैसे? इन कंजंक्शन विद अदर गुड्स। सर बाज औकात गुड्स अकेले इस्तेमाल नहीं होती, उनको दूसरी गुड्स का क्या चाहिए होता है? सहारा चाहिए होता है। मैं एक से कंप्यूटर की दुकान में बैठा हूं, कंप्यूटर के पार्ट्स बेचता हूं, एक बंदा आके मुझसे माउस खरीद रहा है। क्या खरीद रहा है? क्या ये माउस इंडिपेंडेंटली इस्तेमाल हो सकता है? नहीं सर, इसके लिए पूरा कंप्यूटर सिस्टम चाहिए। इसका मतलब है जो गुड्स मैं उसको दे रहा हूं वो आइसोलेशन में इस्तेमाल नहीं हो सकती, लेकिन इन कंजंक्शन में अदर गुड्स इस्तेमाल हो सकती हैं। एक बंदा आया, उसने मुझे कहा हार्ड ड्राइव चाहिए। मैंने कहा हार्ड ड्राइव है, किस तरह इस्तेमाल करोगे? उसने जाके किसी कंप्यूटर में लगाऊंगा ना, मतलब खुद तो इस्तेमाल का काबिल नहीं है। नहीं तो उसका मतलब है सर इन गुड्स को क्या चाहिए? दूसरी गुड्स चाहिए ताकि क्या कर सके, चल सके। अच्छा सर जो अदर गुड्स है ना, गौर से सुनना, अदर गुड्स गौर से सुनना, वो अवेलेबल इन द मार्केट हो, ऑलरेडी हेल्ड बाय कस्टमर। गौर से सुनना, एक बंदा आके मुझसे हार्ड ड्राइव खरीद रहा है। मैंने कहा हार्ड ड्राइव का क्या करोगे? उसने कहा जाके कंप्यूटर में लगाऊंगा। मैंने कहा कंप्यूटर है आपके पास? उसने कहा जी सर मेरे पास ऑलरेडी कंप्यूटर मौजूद है, ऑलरेडी कंप्यूटर मौजूद है, बाकी की गुड्स मेरे पास पड़ी हुई है। मैंने कहा वेरी गुड, क्या जो हार्ड ड्राइव में इसको बेच रहा हूँ डिस्टिंक्ट है? स्टैंडर्ड कहते हैं डिस्टिंक्ट है। सर मुझसे गुड्स लेने आता है, मैं कहता हूँ जी क्या चाहिए? उसने कहा जी हार्ड ड्राइव चाहिए। मैंने कहा हार्ड ड्राइव खरीदना है, बाकी कंप्यूटर? उसने कहा बाकी का कंप्यूटर मेरे पास नहीं है, मार्केट में मिल रहा है, अवेलेबल है। क्या मार्केट में बाकी के पुर्जे अकेले बेचे जाते हैं? हाँ सर बिल्कुल बेचे जाते हैं। अकेले कहां से बेचे जाते हैं? या मुझसे खरीदेगा या किसी और से खरीदेगा, लेकिन वो गुड्स अकेले बिकती हैं। जो बाकी की गुड्स हैं वो अकेले बिकती हैं। तो इसका मतलब है जो हार्ड ड्राइव में बेच रहा हूं वो क्या है? डिस्टिंक्ट गुड्स हैं। एक बंदा आके मुझे कहता है कि मुझे मैकिन्टॉश का सॉफ्टवेयर चाहिए। क्या चाहिए? मैंने कहा अकेले नहीं मिलता बेटा, वो अकेले नहीं मिलता, उसके लिए एप्पल का लैपटॉप आता है, उसके साथ ही होता है। अकेले मैकिन्टॉश का सॉफ्टवेयर नहीं बिकता। एक बंदा आके कहता है मुझे एप्पल का लैपटॉप चाहिए, मैकिन्टॉश नहीं चाहिए। मैं कहता हूं नहीं, आपको दोनों क्या करने पड़ेंगे? साथ खरीदने पड़ेंगे। दोनों आइसोलेशन में पूरी दुनिया में नहीं मिलते। तो क्या ऐसी दो गुड्स डिस्टिंक्ट हैं? नहीं। देखो गुड्स के डिस्टिंक्ट होने के लिए ये सफिशिएंट है कि वो क्या हो, अकेले आइसोलेशन में बिक सकते हो, ऐसा। तो ये उसके लिए सफिशिएंट है कि वो डिस्टिंक्ट है। मुझे बताओ सर अगर एक गुड आइसोलेशन में इस्तेमाल होता है, यूज देता है, बेनिफिट देता है, मैं उसको क्या ट्रीट करूंगा? डिस्टिंक्ट। लेकिन अगर वो किसी दूसरे गुड्स के सहारे में भी इस्तेमाल होता है, यानी उसको दूसरे गुड्स का सहारा चाहिए और वो दूसरे गुड्स मार्केट में अवेलेबल हैं या कस्टमर के पास ऑलरेडी मौजूद है, और दुकान वाला जो ये जो एडिशनल गुड्स हैं आराम से बेच पा रहा है, तो ये जो एडिशनल गुड्स हैं क्या ट्रीट होंगी? डिस्टिंक्ट ट्रीट होंगी। ऐसा, ये बात समझ आती है सर? अब गौर सुनना। तो बताओ सर इस पूरी डिस्कशन की समरी क्या है? कि गुड्स जो अकेले बिक सकती हैं वो क्या है? डिस्टिंक्ट है। जो अकेले बिक सकती है वो क्या है? डिस्टिंक्ट है। मुझे एक बात बताओ सर, मैं सिलाई मशीन की सुई ढूंढने जा रहा हूं, दुकान वाले ने कहा भाई सुई मेरे पास अवेलेबल है, बेच रहा है वो, क्या ये डिस्टिंक्ट है? यस सर डिस्टिंक्ट है। दुकान वाले को मैंने कहा सुई भी चाहिए, पूरी मशीन भी चाहिए। उसने कहा बिल्कुल, सुई भी यहीं से ले लें, मशीन भी यहीं से ले लें, आपकी मर्जी, आप चाहें तो मशीन आगे से ले लें, सुई यहां से ले लें, आप चाहे तो सुई आगे से ले लें, मशीन यहां से ले लें। ये दोनों चीजें क्या आपस में डिस्टिंक्ट है। तो अकेले बिकना इज इनफ टू क्लासिफाई कि ये क्या है? डिस्टिंक्ट गुड्स। अब और सुनना, और सुनना। स्टैंडर्ड कहता है डिस्टिंक्ट होने के लिए दो क्राइटेरिया जरूरी है। एक, वो अकेले बिक सके। सामने का और भी कोई पंचायत है? उसने कहा हाँ जी। दूसरी पंचायत है कि वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मैंने कहा ये क्या, इसका क्या मतलब? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है? अकेले सेल हो सकती है या अकेले यूज हो सकती है? अकेले सेल हो सकती है, यूज की बात नहीं कर रहा बेटा मैं, अकेले सेल हो सकती है। ठीक है जी, अकेले सेल हो सकती है। ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताएं सर, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्ड कहता है दो क्राइटेरिया, एक तो वो अकेले बिक सके, दूसरा वो डिस्टिंक्ट होनी चाहिए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मैंने कहा ये क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है?
उससे का मिसाल दे रहा हूं, ये मैं बचपन से देता हुआ आ रहा हूं सबको एग्जाम्पल, ठीक है। एक बंदा मेरे पास आता है और मुझे कहता है कि जी मुझे एक अदद कमोड चाहिए। मैंने कहा वेरी गुड। और उसने कहा एक अदद मुझे मुस्लिम शावर चाहिए। मैंने कहा और अच्छा, मैं इस वक्त सैनिटरी की दुकान पे खड़ा हूँ, ठीक है। उसने कहा और मुझे एक पंखा चाहिए। मैंने कहा वॉशरूम में पंखा लगाओगे? उसने कहा जी, ये लो जी। और सर पाइप्स चाहिए, सारी चीजें मैंने 15 गुड्स निकाल के दे दी। ये 15 में से अगर कोई एक भी लेने आता मैं बेच देता उसको। तो ये 15 की 15 अकेले बिक सकती है। ये 15 की 15 क्या है? डिस्टिंक्ट गुड्स हैं। उस बंदे से मैंने प्यार से पूछ लिया, मैंने कहा करोगे क्या इसका? उसने कहा इतना सारा सामान ले रहा हूँ मैं, मतलब जाके बिरयानी तो नहीं पकाऊंगा, मैं वॉशरूम ही बनाऊंगा ना। मैंने कहा अच्छा, व्हाट इफ कि मैं तुम्हें वॉशरूम बना के दे दूं, पूरे वॉशरूम का ठेका दे दो मुझे। उसने कहा अच्छा, मतलब आप गुड्स भी देंगे सर्विसेज भी देंगे? मैंने कहा तो मुझे एक अमाउंट में सारे पैसे दे देना, ठेके की बात कर लेते हैं। उसने कहा ठीक है सर, डन, ठेका। अब बताओ, मैंने वॉशरूम का ठेका ले लिया। अब बताओ मैंने उसको कितनी गुड्स प्रोवाइड करनी है? एक। और वो क्या है? वो है वॉशरूम। वो क्या जनाब? अब ये 15 चीजें जो आम हालात में डिस्टिंक्ट थी, अब मैंने इनको इंटीग्रेट करके एक ग्रेटर आउटपुट बना के देना है। क्या करना है? इंटीग्रेट करके एक ग्रेटर आउटपुट बना के देना है। तो मुझे बताओ, अब दो ये इंडिविजुअली डिस्टिंक्ट है, लेकिन अब इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ये डिस्टिंक्ट नहीं है, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी क्या है? एक गुड बेचना, और वो क्या है? वॉशरूम बेचना। ऐसा। अब बताएं सर, मैं दोबारा, इसका मतलब है जहां सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन सर्विस दी जा रही होगी, अल्टीमेट ग्रेटर आउटपुट बना के दिया जा रहा होगा, वहां गुड्स डिस्टिंक्ट नहीं होंगी, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डिस्टिंक्ट नहीं होंगी। हम इसको क्या ट्रीट करेंगे? एक गुड। छोटी सी एग्जांपल देता हूं सर, और सुनिएगा। एक कस्टमर आता है मेरे पास, मुझे कहता है सर मुझे एक स्टीयरिंग चाहिए, एक गियर बॉक्स चाहिए, है, एक मुझे इंजन चाहिए, एक मुझे गाड़ी की बॉडी चाहिए, 4 दरवाजे चाहिए, 4 टायर चाहिए। मैंने कहा करोगे क्या? उसने कहा गाड़ी बनाऊंगा। तो मैंने कहा यार गाड़ी मैं आपको दे देता हूँ ना। अब बताओ, मैंने सारी चीजें जो कि आइसोलेशन में इंडिविजुअली बिक सकती हैं, मैंने उसको क्या बेच दी? गाड़ी बेच दी। इंटीग्रेट करके सारी चीजें दे दी। तो बताओ मैंने उसको कितनी डिस्टिंक्ट गुड्स बेची? एक डिस्टिंक्ट गुड्स बेची। ऐसा, एक डिस्टिंक्ट गुड बेची। सर अगर वो कहता कि मुझे सारा सामान अलग अलग दे दो, मैं मिला खुद लूंगा, तो फिर मैं कहता मैंने बहुत सारी डिस्टिंक्ट गुड्स बेची। ऐसा। इसका मतलब है जब कंपनी को इंटीग्रेशन खुद करके देनी है, तो ये बहुत सारी गुड्स क्या ट्रीट होंगी? एक गुड ट्रीट होगी, एक डिस्टिंक्ट गुड ट्रीट होगी। अगर इंटीग्रेशन हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमने सारे पुर्जे अलग अलग बेचने हैं, तो ये सारे पुर्जे अलग अलग क्या ट्रीट होंगे? डिस्टिंक्ट गुड ट्रीट होंगे। डन। अच्छा, अब और तो सुनना। नहीं, ठेके पे जो चीज दे रहे हैं ना, अगर वो अल्टीमेटली आपको पूरा बना के देना है तो वो एक गुड है। अच्छा एक बात बताओ, एक बंदे को मैंने पूरी बिल्डिंग ठेके पे बना के देनी है, पूरी की पूरी बिल्डिंग क्या है? एक डिस्टिंक्ट गुड है। आमतौर पर मैं लोगों के वॉशरूम्स भी बनाता हूँ, कमरों के जाके दीवारें भी काम करके आता हूँ, लेकिन सर जो जब बंदे ने आके मुझसे कहा कि मुझे पूरी बिल्डिंग आपने बना के देनी है, कॉन्ट्रैक्ट पूरी बिल्डिंग का है, तो पूरी बिल्डिंग क्या ट्रीट होगी? एक डिस्टिंक्ट गुड ट्रीट होगी। ऐसा। अच्छा जी, गाड़ी खरीदें तो ये एक गुड है, गाड़ी खरीदो या खुद बना लो। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अब सुना जरा दोस्त, एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे बताओ, व्हाट इज मेंट बाय परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन? ये क्या होती है जी? व्हाट इज मेंट बाय परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन? जी मेरे बच्चों, ये क्या है? देखो, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन का सिंपल सा मतलब है प्रॉमिस। प्रॉमिस टू प्रोवाइड a distinct good. Promise to provide a distinct good or service. अब सुनना, एक कॉन्ट्रैक्ट में मैंने एक बंदे को एक कुर्सी और एक टेबल बना के देनी है। सिंगल कुर्सी अलग चाहिए, टेबल अलग चाहिए। कितने डिस्टिंक्ट गुड्स बेच रहा हूं उसको? 2 डिस्टिंक्ट गुड्स बेच रहा हूं। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस कितनी है? 2। प्रॉमिस टू प्रोवाइड अ टेबल एंड प्रॉमिस टू प्रोवाइड अ चेयर। कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस? 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, 2 डिस्टिंक्ट गुड्स। इसका मतलब है जितनी डिस्टिंक्ट गुड्स कॉन्ट्रैक्ट में होंगी, टेक्निकली अभी तक जो हमने पढ़ा है, उतनी ही परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस भी होंगी। पूरा वॉशरूम कॉन्ट्रैक्ट में अगर कमोड 1 से 2 करवा दे तो वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्टिंक्ट होगा कि नहीं? एडिशनल कमोड। मुझे यार पहले ना सीधी सीधी चीजें हम पढ़ लें। वो ये कि एक बंदा आया, आपसे कमोड बनवाया, वॉशरूम बनवाया, एक डिस्टिंक्ट गुड है। वो फर्दर कमोड ऐड करवाएगा,
उसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो हम क्या ट्रीट करेंगे उसको, हम उसको डिस्टिंक्ट गुड ट्रीट नहीं करेंगे। क्यों? वो इंटीग्रल पार्ट है सर उसका, ठीक है जी। ऐसा थोड़ा सा आगे जाने तो मैं चीजों को एक्सप्लेन कर रहा हूं सर, है नहीं, उसी जगह उसने लगाना है, उसने कहा इंटीग्रेट करके आपको देना, ठीक है जी। अगर वो कहते हैं दूसरा कमोड दे दें और वो मेरे इंटीग्रेशन सर्विस का पार्ट नहीं है तो मैं उसको सेपरेट ट्रीट करूँ, ठीक है। अगर मुझे उसको अल्टीमेट ग्रैंड गुड में डाल के देना है तो वो मेरे लिए क्या है, नॉन डिस्टिंक्ट है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब गौर सुनना, एक बंदा आगे मुझसे एक समोसा और एक रोल लेके जाता है, कितनी डिस्टिंक्ट गुड्स हैं? 2 डिस्टिंक्ट गुड। प्रॉमिस टू प्रोवाइड अ समोसा एंड प्रॉमिस टू प्रोवाइड अ रोल। स्टैंडर्ड कहता है भैया परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, आप प्रॉमिस टू प्रोवाइड अ डिस्टिंक्ट गुड भी है और प्रॉमिस टू प्रोवाइड अ सीरीज ऑफ डिस्टिंक्ट गुड्स सिमिलर, ठीक है जी, अ सीरीज ऑफ सिमिलर डिस्टिंक्ट गुड्स। अब सुनो 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 अच्छे तरीके से सुनो। एक बंदे को मैं 300 समोसे बेचूंगा, कितने? 300 समोसे बेचूंगा। 300 के 300 डिस्टिंक्ट गुड्स हैं, हाँ 300 के 300 डिस्टिंक्ट गुड्स हैं। एक बंदा कहता है सर इसमें वो इंटीग्रेट, क्या मैंने समोसों को मिला के एक बना के देनी है? नहीं, मैंने क्या करना है, उसको समोसे बेचने, इंटीग्रेशन सर्विस नहीं है, समोसे अलग अलग हैं सारे, समोसे बेचने, 300 समोसे बेचने, कितने डिस्टिंक्ट गुड्स हैं? 300। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस कितनी है? परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन 1 है। क्यों? स्टैंडर्ड कहता है जनाब अगर सिमिलर डिस्टिंक्ट गुड्स हैं, सारी एक ही जैसी हैं, तो फिर आप उनको डिस्टिंक्ट तो ट्रीट करो, लेकिन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस कितनी होंगी? 1 होगी। अब गौर तो सुनना, एक बंदे को मैंने एक लोटा बेचा, कितने डिस्टिंक्ट गुड्स, कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस? 1 गुड 1 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। एक बंदे को मैंने 15 चीजें मिला के एक वॉशरूम बना के देना, 1 डिस्टिंक्ट गुड 1 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। एक बंदे को मैंने एक समोसा बेचना है, 1 डिस्टिंक्ट गुड 1 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। एक बंदे को मैंने 40 समोसे बेचने, 40 डिस्टिंक्ट गुड्स और कितनी? 1 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। एक बंदे को मैंने 40 समोसे मिला के पीस के उनको एक जबरदस्त किस्म की चटनी बना के देनी है, क्या कहते हैं उसको? अब बताओ सर, वो मैंने देगड़े में सारे समोसे पीस के उसको चटनी वटनी डाल के एक, क्या कहते हैं उसको यार, जो सदर में पहले मिलता था, चाट बेचना है सर, समोसे का इतना बड़ा चाट देगड़ा बेचना है मैंने, उसको इंटीग्रेट करके देना है, पीस के ऊपर चटनी वटनी डाल के मसाले डाल के देने, तो ये क्या है सर? 1 डिस्टिंक्ट गुड। जब आपके जिम्मे इंटीग्रेशन सर्विस होगी तो फिर आप जितनी इंटीग्रेटेड गुड्स देंगे वो क्या ट्रीट होगी? 1 ट्रीट होगी। डन? ये बात समझ आती है? मैं फिर आपसे पूछ रहा हूँ, हमारी नानी का इंतकाल हो गया, हम समोसे लेने जा रहे हैं, समोसे वाले की दुकान पे हमने कहा कि जी हमें 300 समोसे चाहिए, कितनी डिस्टिंक्ट गुड्स? 300। लेकिन सर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, हमने कहा 200 समोसे कर दो और 100 रोल कर दो, 2 डिस्टिंक्ट गुड्स है। नहीं सर, 100 समोसे 100 रोल, 200 डिस्टिंक्ट गुड्स और 2 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, ठीक है जी। हमने कहा भैया रसगुल्ले भी कर दो, समोसे भी कर दो, रोल भी कर दो, सब 100-100, तीनों 100-100, 300 डिस्टिंक्ट गुड्स लेकिन 3 परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। अब बंदा सोच रहा होगा नानी के मरने में मिठाई खिला रहा है सलीला है। अब ये आलू वाला हो, कीमे वाला हो, एक चौकोर हो, एक गोल हो, अब आपकी मर्जी, आप इनको सिमिलर ट्रीट करके एक डिस्टिंक्ट गुड में डालते हो, एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में डालते हो, अलग डाल, आपकी मर्जी। बिल्कुल सही पूछा आप। सर लेट सपोज बंदे ने 300 समोसे का ऑर्डर दिया, लेकिन मस्जिद में 150 लोगों ने दो बार देना है, कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन? अच्छा सुनो, मैं इसको आसान कर देता हूं। एक बंदे को मैंने कहा, एक बंदे ने कहा सर मेरी नानी का इंतकाल हो गया, अगले 40 दिन तक आपने मुझे रोज 100 समोसे बेचने। कितने दिन तक? 40 दिन तक रोज 100 समोसे बेचने। तो 40 × 100 4000, कितना डिस्टिंक्ट गुड्स? लेकिन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एक ही। ये जरूरी नहीं है कि सीरीज ऑफ गुड्स एक गो में दी जाए, ठीक है जी। ये सीरीज ऑफ गुड्स वक्फे से भी दी जा सकती है, लेकिन होनी क्या चाहिए? सेम होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। ऐसा
150 लोग अगर 2-2 समोसे देंगे, हमने तो समोसे देने ना, आगे 150 का 300 लोग हो, ठीक है जी। तो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है? एक ही है, ऐसा। अब एक बात बताओ, मैं एक बिल्डिंग मटेरियल बनाने वाला बंदा हूं, मैं ब्लॉक्स बनाता हूं। एक बंदे ने मुझे कहा 3x5 के मुझे ब्लॉक्स चाहिए 10,000, ठीक है, 10,000 ब्लॉक्स चाहिए, 1,000 हर महीने चाहिए। कितने डिस्टिंक्ट गुड्स? 10,000 डिस्टिंक्ट गुड्स। कितनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन? एक। उसने कहा सर क्या 10,000 मुझे आप ब्लॉक्स देंगे, मुझे घर ही बना के दे दें। एक डिस्टिंक्ट गुड, एक परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, ऐसा है? कर लोगे मैनेज? अब आओ जरा हम इसकी बात कर रहे हैं सर, और तो सुनो यार, मुझे एक बात बताओ, 8,000 यूनिट्स हमने कस्टमर को देने, किस रेट पे देने? 50 के रेट पे। 5,000 हम उसमें से बेच चुके हैं। गौर तो सुनना, गौर तो सुनना चाचा, इधर देख ले, 4,000 यूनिट 1 अगस्त को ऐड होते हैं, किस रेट पे? मार्केट रेट कितना है? तो मुझे बताओ क्या मार्केट रेट पे ऐड हो रहे हैं? नहीं, वो कह रहे जनाब एडिशनल यूनिट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर्स। अब देखो ये सिर्फ एक फर्जी केस है, अदरवाइज जैसे मैंने आपको बताया कि समोसे ऐड होंगे तो वो डिस्टिंक्ट नहीं होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट कब नहीं होता? जब आपको एक सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन सर्विस देनी है, ठीक है जी। अब यहां मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये डिस्टिंक्ट नहीं है, ताकि मैं आपको क्या सिखा सकूं? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिखा सकूं। अगर एग्जामिनर कह दे कि नॉन डिस्टिंक्ट है तो आपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करनी है। अगर नॉन डिस्टिंक्ट है तो स्टैंडर्ड कहता है भैया ये तो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट का शुरू से पार्ट था, आप इसको ऐसे ट्रीट करो, ये शुरू से ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट का क्या था? पार्ट था। सुनो, शुरू में हमने क्या किया होगा सर? 8,000 यूनिट है, किस रेट वाले? 50। कितना जी? 4 लाख। कितने जी? कितने हमने डिलीवर कर दिए? कितने प्यारे भाई? कितना रह गया? 1.5 लाख रह गया। अच्छा, जो पार्ट फुलफिल हो गया उसकी मैंने एंट्री पास की होगी। क्या एंट्री पास की होगी सर? मैंने 1 जुलाई 2018 में मैंने एंट्री पास की होगी, रिसीवेबल डेबिट कितने से? 2.5 लाख रुपए, और सेल्स क्रेडिट कितने से? 2.5 लाख। क्लियर? अब बता फर्दर कितने यूनिट ऐड हो रहे हैं? 4,000। किस रेट से ऐड हो रहे हैं? लेकिन वो नीचे लिख रहा है कि गुड्स डिस्टिंक्ट नहीं है, तो स्टैंडर्ड कहता है भैया फिर मामला आउट है, फिर आपको इस्तेमाल करना है क्यूमुलेटिव कैचअप मेथड। कौन सा? क्यूमुलेटिव हाँ जी, क्यूमुलेटिव कैचअप मेथड। मैंने कहा ये क्या है? उसने कहा अज्यूम करो कि ये मॉडिफिकेशन डे 1 से मौजूद थी, तो अज्यूम करो कि डे 1 पे हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, 8,000 यूनिट हमने 50 में देने थे, और 4,000 यूनिट हमने 59 में देने थे। कितने? 4 लाख, ये 2,36,000। उसने कहा भैया हमने टोटल 6,36,000 यूनिट कस्टमर को बेचने थे, 12,000 यूनिट बेचने थे 6,36,000 रुपयों में। तो बताओ ये केस 3 है बेटा, बिल्कुल। अब मुझे बताओ मेरे पास इन दोनों का नहीं, नॉन डिस्टिंक्ट के केस में अमाद बिल्कुल सही कह रहे बेटा, मार्केट प्राइस रेलेवेंट ही नहीं है जी। कितना? 636 डिवाइड बाय 12 कितने? 53। अब सुनो 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 सुनो, ये कॉन्ट्रैक्ट कब मॉडिफाई हुआ, किस डेट पे? 1 अगस्त हो गया मॉडिफाई। इससे पहले तुम सेल्स बुक कर चुके हो, किस रेट पे बुक कर चुके हो? 50 के रेट पे। स्टैंडर्ड कहता है जो मॉडिफिकेशन हुई है उसको ऐसे ट्रीट करो कि ये मॉडिफिकेशन कब हुई है? डे 1 पे मौजूद थी। इसका मतलब है डे 1 पे मैंने 53 रुपए से सेल बुक करनी थी, मैंने कितने से बुक की है? 50 रुपए से। तो मुझे फर्दर सेल्स बुक करनी चाहिए। कितनी सेल्स बुक करनी चाहिए फर्दर जी? अगर ये 5,000 यूनिट 53 पे जाते तो कितनी सेल होती? 265। आपने 5,000 यूनिट की सेल बुक की है, किस रेट से? 50 के रेट से, दैट इज 2.5 लाख। तो आपको नहीं लगता कि जो पुरानी सेल्स आपने बुक की है उनको अमेंड करने की जरूरत है? कितनी अमेंडमेंट करूं सर उसके अंदर?
15,000 रुपए से सेल्स बढ़ा दें। देखिए जो मॉडिफिकेशन हुई है ना, स्टैंडर्ड कहता है ये चूंकि डिस्टिंक्ट नहीं है, ये पुरानी गुड्स का एक अंग है। पुरानी गुड्स जो आपने सप्लाई करनी है उसके एक टुकड़ा है, और इस टुकड़े की प्राइस 59 रुपीज है। तो अज्यूम करो ये टुकड़ा उस जिस्म के साथ शुरू से लगा हुआ था। अब आप देख लें एवरेज प्राइस क्या आ रही है। एवरेज प्राइस हमारे पास है कितनी, 53। मैं सेल्स ऑलरेडी बुक कर चुका हूं किस रेट से, 50 के रेट से। स्टैंडर्ड मुझे कह रहे हैं प्यारे भाई एक काम करो, पुरानी सेल्स को अपडेट कर दो। बताओ किस डेट पे मैं इसको अपडेट करूं? नहीं, 1 जुलाई पे नहीं जी, 1 अगस्त। क्या ये एक एरर है? नहीं। क्या ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है? नो। ये दोनों के लिए आप रेट्रोस्पेक्टिव जाते हो, अदरवाइज रेट्रोस्पेक्टिव जाने की जरूरत नहीं। आज जिस दिन पे आपको ये मॉडिफिकेशन हुई है उस दिन अमेंड कर दो उसको। अमेंडमेंट में क्या करूं? फर्दर सेल्स बुक कर लो। कितने की सर? रिसीवेबल डेबिट कितने से? 15,000। सेल्स क्रेडिट कितने से? 15,000। ऐसा? ये फिर रिपीट कर दूं, ये एडजस्टिंग इवेंट बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? ये एडजस्टिंग इवेंट बिल्कुल भी नहीं है। जब मॉडिफिकेशन होगी उसी दिन आपने काम करना है, उससे पहले नहीं करना आप, ठीक है ना? सर अगर बिल्डिंग में से पहले स्टील देन सीमेंट, जब दोबारा सीमेंट दे रहा था तो स्टील सेल प्राइस क्यों बढ़ी? अज्यूमिंग पूरी बिल्डिंग का। देखो मुझे एक बात बताओ, ये जो आपने 5,000 यूनिट बेचे हैं पहले, जैसे एक बिल्डिंग बनाने का आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, उस बंदे ने कहा भाई मुझे इस बिल्डिंग में ना नक्शा चेंज करना है थोड़ा सा, खिड़कियों का जो है ना वो मुंह इधर को नहीं उस तरफ को खुले। अब बताओ डिस्टिंक्ट गुड्स हैं? नहीं, मॉडिफिकेशन है, चीजें ऐड हो रही हैं उसके अंदर, कुछ नई चीजें लगेंगी, कुछ पुरानी चीजें इग्नोर होंगी। ये मॉडिफिकेशन है। क्या इसको मैं अलग ट्रीट करूं? नहीं। ये क्या है सर? ये नॉन डिस्टिंक्ट गुड्स है, ये डिस्टिंक्ट गुड्स नहीं। जैसे ही ऐड होंगी उसी दिन आप अज्यूम करोगे कि ये नक्शे में पहले से मौजूद थी, और अगर नक्शे में पहले से मौजूद थी तो मुझे क्या करना है? अपना रेवेन्यू पोस्ट एस्टिमेट के हिसाब से बुक करना है, और अगर मैं ऑलरेडी कुछ रेवेन्यू बुक कर चुका हूं तो मुझे उसको क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट करना पड़ेगा। क्या ये एडजस्टमेंट प्रोस्पेक्टिव होगी? हाँ, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगी। ठीक है जी। अब बताएं सर, इसके बाद 18 अगस्त को हमने 5,500 यूनिट और बेचे। कितने पे? पहले हमने 5,000 यूनिट बेचे और अब मैं 5,500 यूनिट और दे रहा हूं। कितने में? कितने? 290, 291, 500। अब बताओ सर, 18 अगस्त कैफ में तुम्हारे कोर्स में ये चीज शामिल नहीं थी, तो तुम लोगों को दो केसेस हमने पढ़ाए थे। अच्छा, मैंने तुम लोगों को तीनों पढ़ा दिए थे। अच्छा, ये गलत कर दिया था मैंने। ऐसा मेरे बच्चों नहीं। 18 अगस्त, अगर 18 अगस्त को तुम्हें एक मॉडिफिकेशन कॉन्ट्रैक्ट में आई है ना, 18 अगस्त से पहले ही एंट्री नहीं पास हो सकती। ये फिर भी 18 अगस्त को एंट्री पास होगी और 18 अगस्त वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जाएगी। हाँ, 30 जून हमारा ईयर एंड है, ठीक है? मिसाल दे रहा हूं, मुझे बताओ ये मॉडिफिकेशन कब हुई है? अगस्त में हुई, उसी दिन एंट्री पास होगी, नहीं अगले साल में जाएगी, ठीक है ना? ये पिछले साल में नहीं जाएगी, ठीक है ना? रेट डिक्रीज हो तो रेवेन्यू डिक्रीज होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। अभी हमने अभी ना उसकी इलस्ट्रेशन करनी है, स्टैंडर्ड्स की इलस्ट्रेशन। स्टैंडर्ड में 62 इलस्ट्रेशन हैं, और हमारे सैंड आउट में मैंने आपको बताया कि ये मैंने भी नए सवाल बनाए, ये सारे कॉन्सेप्ट बिल्डर्स बनाए, सुबह आप लोगों के लिए बैठ के बनाए। मैं अभी तक हैंड आउट पे नहीं आया हूँ, ठीक है ना? आप लोगों में तमीज से लेके चलूंगा, मेरे पास ठीक ठाक टाइम है, मजे से लेके चलूंगा, ठीक है ना? सारी चीजें सिखाऊंगा तुम लोग, टेंशन नहीं लो जी। सर सारी चीजें क्यों सिखाएंगे? ताकि अल्लाह ना करे कल कोई फेल हो जाए, किसी दूसरे के पास जाए तो उसको मजा ही नहीं आए, वो कहे यार ये तो सब पता है, ठीक है? तो ये मैं इंश्योर करूंगा, टेंशन नहीं लो, ठीक है? नॉन डिस्टिंग के ऊपर अली मैंने अभी पूरा पलंदा सुना दिया मेरे प्यारे भाई। कहां थे तुम उस वक्त? हैं? चलें जी हम आगे जाएं। नॉन डिस्टिंग की मैंने एग्जांपल दी कि मैं एक बिल्डिंग बना रहा हूं और एक बंदा आगे उसमें एडिशनल
वॉशरूम बनाने को कह दे, या वो कह दे कि जी जो नलके हैं यहाँ से हटा के दूसरी जगह लगाने, या 2 नलके नए लगाने, मेरी अम्मी वहां तक नहीं जा सकती कपड़े धोने के लिए, वो यही कपड़े धोएंगी, तो हमने जो नलके वलके ऐड करने, ये डिस्टिंक्ट गुड्स नहीं है, या आइसोलेशन में काम नहीं करेंगे, ये जो मेन बिल्डिंग है, ये इस मतलब ऐसा नहीं पॉसिबल है ना कि जो ठेकेदार है वो आपको खाली नलके लगा के दे, वो बिल्डिंग बनाएगा तो नलके लगेंगे ना। ठीक है जी, सही है अली। और देखो एक बड़ी कॉमन एग्जांपल है कि जब आप वो लेने जाओ, एप्पल का लैपटॉप लेने जाओ, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसके साथ ही मिलता है, अलग से आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की डीवीडी शायद नहीं मिलती, ऐसे ही है ना, आपको उसके साथ ही मिलती है, ऐसे ही। अगर ऐसा नहीं है तो एग्जांपल के तौर पे लिख लो, अज्यूमिंग, हेलो हाँ मैं क्लास इसको नहीं टाइम ही नहीं मिला, मैं क्लास खत्म करता हूँ, बात करता हूँ। हाँ हाँ नहीं ठीक है मैं करता हूँ जी। बड़े मांगे मेरे बच्चों, हमें तो सिर्फ खाने वाला एप्पल, यार वो बेचारी ने बड़ी मासूमियत में जो है ना वो सवाल पूछा था कि आप किस एप्पल की बात कर रहे हैं। एप्पल की मुझे पता है बहुत सारी इकसाम है, तो नई बीवी में एप्पल कंपनी की बात कर रहा हूँ, मासूमियत है उसकी, हैं? फॉर्मूला आपने बनाया, देखो फॉर्मूला है, नहीं भाई फॉर्मूला 1 गाड़ी है, तो वो बना चुके हैं आप लोग, कामयाब हो गया वो, नहीं भाई बैठ के उसमें चलाते, कितने बंदे बैठते उसमें। देखो हमने 18 अगस्त को क्या किया है, फर्दर 5,500 यूनिट्स बेचे, तो जो फर्दर 5,500 यूनिट बेचे 53 रुपए के रेट से, उस पर हमने फिर सेल्स बुक की है, ठीक है। 1 अगस्त को आपने सिर्फ एडजस्टमेंट करनी है, ऐसा। अच्छा जी, अब आओ जरा वही डायग्राम पे, डायग्राम के सारे पॉसिबल रूट्स हमने देखने। अच्छा जी, अब सुनो प्यारे भाई, सुनो, क्या कॉन्ट्रैक्ट की मॉडिफिकेशन अप्रूव हो गई है, अगर नहीं होती तो हम इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं देंगे। क्या कॉन्ट्रैक्ट की मॉडिफिकेशन अप्रूव हो गई है, यस। क्या एडिशनल गुड्स डिस्टिंक्ट हैं, नो। सीधे हाथ पे चले जाएं। ये क्या जनाब, अप्लाई द मॉडिफिकेशन फ्रॉम इंसेप्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज क्यूमुलेटिव कैचअप मेथड, ठीक है जी। सर अगर ये गुड्स डिस्टिंक्ट होती तो फिर हम अपने आप से दूसरा सवाल पूछते, क्या प्राइस मार्केट प्राइस के बराबर है, अगर जवाब आता यस तो सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, जवाब आता नो तो यहां हम घुस जाते, ऐसा है मेरे बच्चों। डायग्राम का एक हिस्सा हमारा मुकम्मल हो गया, डायग्राम में बाकी 2 मॉडिफिकेशंस और हैं, ये रही इस कोने में, वो हमने देखनी है तो कहानी मुक जाएगी, ऐसा। बड़े हमारे दोस्त, ये कॉपी कर लो यार अब, ठीक है। बच्चा कह रहा है जब तक आप ये कॉपी करवा दें मैं चाय पी हैं, क्या चीज ये सर तारीख की किताब है, डायरेक्ट एक्सेस। क्या मेरा बच्चा, आ जा चक्कोट लगा के आ जा। क्लास के एंड में बात करते हैं, अली रुक जाओ बेटा। अली क्लास के एंड में बात करते हैं, ठीक।
एडिशनल गुड्स नॉन डिस्टिंक्ट हो और मार्केट प्राइस मॉडिफिकेशन न्यू कॉन्ट्रैक्ट कंसिडर ही नहीं होगी, इग्नोर करेंगे हम, टोटल इग्नोर करेंगे हम। मार्केट प्राइस पर रेलेवेंट ही नहीं है, चाहे वो मार्केट के बराबर हो ट्रांजैक्शन प्राइस या ना हो, फर्क ही नहीं पड़ता। नॉन डिस्टिंक्ट है तो वो कहानी सेम। जी बढ़े हम आगे दोस्त। ये डायग्राम जरा तरीके से बनाना, बाद में काम आएगी। ईजान आ जाना, किसी भी वक्त आ जाना बेटा, शाम में आ जाना 6:30 7 बजे। बढ़े चलो मेरे बच्चों, कर लिया, कॉपी कर लिया? अच्छा जी, प्लीज मेरे बच्चों, कितने केसेस हो गए हमारे? 3 हो गए ना? बोर्ड पे देखना मेरे प्यारे बच्चों। मैं जा रहा हूं केस 4 पे, सुनना। रिबेट ऑन प्रीवियस सेल्स। इसको जरा सुन लीजिएगा। सर रिबेट ऑन प्रीवियस सेल्स का मतलब क्या? आपने कस्टमर को गुड्स बेची, खराब बेच दी, वो बंदा आया आपके पास, उसने कहा मुझे 3000 यूनिट और चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल आपको 3000 यूनिट और दे देते हैं। तो उसकी प्राइस वाइस मैंने बताई। उसने कहा सर 3000 यूनिट और तो मैं ले रहा हूं, लेकिन आपको लानत देने का दिल कर रहा है। मैंने कहा 3000 यूनिट के तो पैसे होंगे, लानत तो नहीं होगी। उसने कहा नहीं सर, लानत दे रहा हूं आपको कि आपने मुझे जो पुराने गुड्स दिए हैं वो फॉल्टी गुड्स हैं। अरे मैंने कहा यार इससे आपको तकलीफ हुई, कोई टेंशन नहीं, आप एक काम करें, जो नई गुड्स खरीद रहे हैं इसकी प्राइस कम, जो नई गुड्स आपको दे रहा हूं उसकी प्राइस कम कर देता हूं आपके लिए। चलें, कॉम्पनसेट कर देते हैं आपको। किस चीज के लिए? पुरानी सेल्स में जो गलतियां की हैं वो कॉम्पनसेट कर रहे हैं, किसमें? आगे की सेल्स में। तो बताओ इसका क्या करें हम? क्या इसको आगे की सेल्स में एडजस्ट करें, या ये रिबेट चूंकि पुरानी सेल्स से रिलेटेड है तो इसको अभी के अभी एडजस्ट कर लें? याद रखें सर, जिस पॉइंट पे आपने रिबेट दी ना कस्टमर को पुरानी सेल्स पे, जिस पॉइंट पे भी आपने रिबेट दी, रिबेट की कोई भी फॉर्म हो, आपने उसको कैश वापस कर दिया, आपने उसको कॉम्पनसेशन में एडिशनल गुड्स दे दिए, या आपने कॉम्पनसेशन में जो कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफाई हो रहा है उसमें प्राइस कम कर दी, इसका एक ही ट्रीटमेंट है, आपको इमीडिएटली अपनी सेल्स को एडजस्ट करना होगा। क्या करना होगा? इमीडिएटली अपनी सेल्स को, मिसाल के तौर पर मैंने 50 रुपए का यूनिट बेचा है, ठीक है जी,
और डाउन द लाइन जाके वो मुझे कहते हैं कि जी यूनिट्स आपने जो बेचे थे उसमें तो कुछ खराब है, तो मैं उनको 5 रुपए जो है वो पर यूनिट के हिसाब से क्या कर रहा हूँ, रिबेट दे रहा हूँ। मैं कहूँ भाई आपने जो पैसे देने थे ना 50 के हिसाब से, आप 45 के हिसाब से दे दें, कोई टेंशन नहीं। तो जो आप रिबेट दे रहे हो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, आपको नुकसान होगा। वो नुकसान कब बुक करना है, उसी वक्त बुक करना है, क्योंकि किससे पर्टेन करता है, पुरानी सेल से। रिबेट किस सेल से पर्टेन करती है, तो याद रखो पुरानी सेल से रिलेटेड जितनी एडजस्टमेंट्स हैं, जिस पॉइंट पे आपको पता चलेंगी उसी पॉइंट पे आपने बुक करनी है। ऐसा आओ जरा एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं सर इसमें। और ये एग्जामिनर का फेवरेट एरिया है, क्योंकि ये एडजस्टमेंट ऐसी है कि जिसके अंदर 2-3 एडजस्टमेंट्स हैं। तो जरा तरीके से देखना मेरे बच्चों। मेरा सर कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट था 8000 यूनिट देने का, किस रेट पे, 50 रुपए के रेट पे। डन, कितने पे, 50 रुपए पे। तो सर 8000 यूनिट है, रेट कितना है 50, कितने होगा टोटल, 4 लाख यूनिट्स, रेट और अमाउंट। इसमें से मैंने 5000 यूनिट किस तारीख को, 1 जुलाई को डिलीवर कर दिए। कितने, 50 रुपए का रेट, कितना जी, 2.5 लाख, कितना रहेगा, 3 लाख और सॉरी 3,000 और 1.5 लाख। बताओ मैंने 1 जुलाई को क्या एंट्री पास की हो, मैंने एंट्री पास की रिसीवेबल डेबिट कितने से, 2.5 लाख से, और कितने से, 2.5 लाख से। अब मेरे बच्चों सुनो, 1 अगस्त आई, 1 अगस्त आई, गौर से सुनो। बंदे ने कहा भाई मुझे 4000 एक्स्ट्रा यूनिट्स चाहिए। कितने, 4000 एक्स्ट्रा यूनिट्स। पहले कितने आउटस्टैंडिंग है, उसने मुझसे 4000 और मांगी। किस रेट पे मांग रहा है सर, 50.75। मार्केट रेट है 65। मार्केट रेट कितनी है, क्या आप मार्केट रेट पे दे रहे हो, मार्केट रेट पे अपेरेंटली तो नहीं दे रहे हैं। फिर वो कह रहा है एडिशनल यूनिट्स आर डिस्टिंक्ट। क्या है जनाब, एडिशनल यूनिट्स डिस्टिंक्ट है, ठीक है जी। द प्राइस ऑफ 50.75 कंटेन्स 5 रुपए रिबेट ऑफ प्रीवियसली ट्रांसफर्ड गुड्स ऑन अकाउंट ऑफ लो क्वालिटी। वो कह रहा है भाई पुरानी गुड्स जो आपने बेची थी वो लो क्वालिटी की बेची थी, आप अपने कस्टमर को 5 रुपए पर यूनिट कॉम्पनसेशन देना चाह रहे हो। ऐसा, गौर से सुनो, मुझे बता 50.75 में क्या शामिल है, 5 रुपए नहीं शामिल है, 5 रुपए पुराने यूनिट्स पे मैंने रिबेट दिया वो शामिल है। अच्छा मेरा एक सवाल है, अगर ये रिबेट नहीं होता, मुझे बताओ अभी क्या वैल्यू है, अभी क्या वैल्यू है इसकी। सर कितने यूनिट्स कस्टमर मांग रहा है, 4000, 50.75 से क्या आ रहा है सर, 2,03,000 आ रहा है। ऐसा, अगर ये रिबेट नहीं होता, रिबेट है कितने का पहले ही बताओ, 5000 यूनिट मैंने लास्ट टाइम कस्टमर को बेचे हैं और 5-5 रुपए के हिसाब से उस पर रिबेट दे रहा हूं। कितने बनते हैं, 25,000। अगर रिबेट नहीं देता मैं तो ये वैल्यू कितनी होती, 2 लाख, 2 लाख मेरा प्यारा बच्चा 28,000 कितने यूनिट्स की, 4000 यूनिट की वैल्यू कितनी होती, 4000 यूनिट की वैल्यू कितनी होती, 2,28,000। एक कस्टमर आया, उसको मैंने 4000 यूनिट देने का वादा किया 2,28,000 रुपए में। उससे कहा सर ये तो ठीक है, लेकिन लानत है आप पे, आपने पुराने 5,000 यूनिट मुझे क्या दिए, फॉल्टी दिए। मैंने कहा सही है, पुराने 5,000 यूनिट फॉल्टी थे, मैं सब पे आपको 5-5 रुपए का रिबेट दे रहा हूँ, 25,000 रुपए का रिबेट। चलो जी, हमने 2,28,000 को कम करके कितना कर दिया, 2,03,000। मुझे बताओ जो नई गुड्स देने जा रहे हो बेटा, उसकी जेन्युइन प्राइस क्या चार्ज करो, उसकी जेन्युइन प्राइस क्या चार्ज करो, 2,28,000 डिवाइड बाय 4,000 करो, जेन्युइन प्राइस क्या चार्ज करो, 50 कितना चार्ज कर रहा हूँ, 57 चार्ज कर रहा हूँ, 57 रुपए चार्ज कर रहा हूँ। कितने सर, मैं एक 4,000 यूनिट के 57 रुपए के हिसाब से 2,28,000 चार्ज कर रहा हूँ। कस्टमर ने कहा सर पुराने आपने खराब दिए, कितने यूनिट दिए पुराने, मैंने कहा ठीक है 5-5 रुपए सब पे कॉम्पनसेशन, 2,28,000 की जगह आपसे मैं क्या चार्ज करूंगा, 2,03,000 चार्ज करूंगा, कोई टेंशन नहीं। अब बताओ 2,03,000 चार्ज करने का मतलब है आप उसको एडिशनल 4,000 यूनिट कितने में दे रहे हो, 50.75। एग्जाम में गलती क्या करते हैं लोग, इस 50.75 में 5 ऐड कर देते, ये नहीं करना।
ये 5 रुपए का रिबेट कितने यूनिट्स पे आप दे रहे हो? जो पिछले 5000 बेचे हैं। जो नए यूनिट ऐड हो रहे हैं वो कितने हैं? वो 4000 हैं। वो 5000 नहीं है, वो 4000 हैं। तो डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते उसको। अब बताओ अगर ये रिबेट नहीं होता मैं बंदे से कितने चार्ज करता? 228। रिबेट के बाद कितने चार्ज कर रहा हूं? 23। ऐसा। अब बताओ किस तरह इसको रिकॉर्ड करो? रिकॉर्ड कैसे करूं उसको? स्टैंडर्ड कहता है काम करो, गौर से सुनो। जो रिबेट है ना, किस तारीख को पता चल गया तुम्हें? 1 अगस्त। उसको तो इमीडिएटली बुक कर दो। रिबेट देने का मतलब ये आप उससे पैसे चार्ज नहीं करोगे। लेने कितने थे उससे? लेने कितने थे उससे? 250। 250 पुरानी सेल्स के कितने पैसे लेने थे? 250। उसको आपने रिबेट दे दिया कितने का? 25,000 का। तो क्या करूं मैं? सेल्स डेबिट कितने? 25,000 रुपए। और रिसीवेबल क्रेडिट कितने से? 25। पहले तो पुरानी सेल्स को कर लो एडजस्ट। कर दिया एडजस्ट। बंदे को आपने कहा भाई मैं तुम्हें 5 रुपए पर यूनिट यानी 25,000 रुपए का रिबेट दे रहा हूं। 25,000 रुपए का रिबेट दे रहा हूं। सेल्स मैंने रिवर्स कर दी। अब मेरे प्यारे बच्चों मुझे एक चीज ये बताओ, कितने एडिशनल यूनिट्स आ रहे हैं? किस रेट में आ रहे हैं अदर देन रिबेट? 57 के रेट में कितनी वैल्यू ऐड हो रही है? 2,28,000। क्या ये 57 रुपए का रेट मार्केट रेट के बराबर है? नहीं। इवन रिबेट का इंपैक्ट हटा भी दूं तब भी मार्केट रेट के बराबर नहीं आ रहा। रिबेट देने से प्राइस बढ़ेगी कम होगी? कम हो जाएगी। कम थी 50.75, हमने बढ़ा के कितनी कर दी उसको? 57। क्योंकि रिबेट किससे पर्टेन करता है? फ्यूचर सेल से नहीं बल्कि प्रीवियस सेल से। अब बताओ सर मेरे पास क्या इन दोनों को एक ही कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट करूं? हैं? क्या इन दोनों को एक कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट करूं? हमारा कौन सा केस बन गया सर? कौन सा केस बन गया सर? सर हमारे पास कौन सा केस बना है? सेकंड केस बना है। सेकंड केस में हमने क्या देखा था कि सर जब हमारे पास नए यूनिट्स ऐड हो, वो डिस्टिंक्ट हो लेकिन मार्केट रेट पे ना हो, तो बताओ टोटल यूनिट्स कितने हो गए? 7,000। टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 370। वेटेड एवरेज रेट 54। अब देखें सर इस 50.75 में रिबेट शामिल था। रिबेट हमने हटा दिया। रिबेट को इमीडिएटली रिकॉर्ड कर दिया। अब रिबेट के बाद प्राइस 57 हो गई नए गुड्स की। 57 और पुराने वाले 50 रुपए वाले थे, दोनों को एक कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट किया तो वेटेड एवरेज प्राइस कितनी आ गई? अब बताओ वो कह रहा है 18 अगस्त को आपने 5,500 यूनिट कस्टमर को और बेचे, क्या करूं मैं? क्या करूं सर मैं? रिसीवेबल डेबिट कितने से? कितने से चंदा? कितना जी? और पक्का? अब बताओ इन चारों केसेस की प्रैक्टिस करा दूं हैं या 5वां केस देख के प्रैक्टिस कर लो? 5वां केस देखो कि डर ना जाओ। हाँ 57 में उसको देना चाह रहे थे, रिबेट की वजह से हमें और कम करनी पड़ गई प्राइस। एक तो हमने ऑलरेडी 65 से कम करके 57 कर दी। फिर उसने कहा यार तुमने पीछे जो है ना वो ज्यादा मतलब चार्ज कर लिए पैसे कचरा गुड्स से, ठीक है ना? अंडे लेके गया था लेकिन सही नहीं थे वो, ठीक है ना? हमने कहा ठीक है। क्या चाह रहा है भाई हसन रजा? 2 मिनट बाद तुझे 5 मिनट का ब्रेक चाहिए होता है जी। हाँ थोड़ा थोड़ा करके वो बताता कि मैंने जो रिबेट दिया कितने यूनिट्स पे दिया। लोगों के पास इतना फारिग टाइम है, मेरे पास मैसेज आया राइटिंग स्किल्स का मॉक। राइटिंग स्किल्स के पेपर में आता क्या है? अच्छा प्रेस की फिर सही है। फिर मैं समझा वो पेपर के अंदर लिखा होगा इन 5 पे ऐसे लिखो, नाम लिखे होंगे। तो ऐसे 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 का क्या आपको गैस पेपर में मिलता है? अच्छा आप सबको पता होना चाहिए आई कैप भी इन सारी चीजों में मौजूद होता है, सारे ग्रुपों में आई कैप के लोग भी मौजूद होते हैं, ठीक है ना? एक दफा एक बंदे ने वो बनाया गैस पेपर, आई कैप वाले हंस रहे थे उसके ऊपर, कहते अभी तक तो हमने पेपर नहीं बनाया, गैस पेपर बना दिया जी।
नेक्स्ट क्लास हम रखेंगे थर्सडे को। बीएफडी अगले वीक से स्टार्ट हो जाएगी बेटा। हैं? नहीं, बीएफडी अगले वीक से स्टार्ट करेंगे। मैं सिर्फ रुका हुआ बीएफडी रिजल्ट आ जाए ना, तो वो स्पेसिफिक बच्चे भी आ जाते हैं जिनकी अटेम्प्ट होती है। नहीं, वो जो बच्चे हैं ना, जो जिनकी अटेम्प्ट होती है, जिनका भी एफआर का पेपर जो दे देंगे शाम को 7 से 9, 7 से 9:30। वैक जी। है जी 25। हाँ, अभी तो पहला केस हम पढ़ रहे हैं। नहीं नहीं, ये पहले केस के 5 पार्ट्स हैं। पहले केस के 5 पार्ट्स हैं बस। नहीं, किसी का इसका 1 पार्ट है, किसी में 11 पार्ट्स हैं। मॉडिफिकेशन पहला ही। FAR 1 FAR 2 में से पहला सेकंड 2 ही केस थे ना बस। क्या बेटा आप लोगों ने ये कर लिया? क्या बेटा आप लोगों ने कर लिया? यार ये जो हमारे यजीद की आर्मी के लोग हैं, आपने रिबेट भी FAR 1 में पढ़ा दिया था, माफ करें। BMS के लिए अच्छी और बेहतरीन किताब बता दें। नहीं, BMS जो अपनी अभी नई किताब आएगी उसका नाम है परफॉर्मेंस एवेल्युएशन। हाँ, तो भाई वो सिर्फ BM नहीं है, उसमें 30% कॉस्टिंग है। नहीं, मैं कितने पढ़ाऊंगा, मैं शहीद हो जाऊंगा मैं। इंसान का अच्छा बना इंसान। नहीं, अभी MSA 1 शुरू कराना है मैंने। हैं? नहीं, MSA 1 और ऑडिट 2 शुरू कराना। ऑडिट का कवरेज के बाद MSA 1 में कुछ बचेगा नहीं। बार तो वैसे ही पढ़ा रहा हूँ। जी जी, चलें जी। 100%। हाँ, ये एक दिन आ जाएगा। मेरे घर वाले बोलते हैं 1.5 साल में एक ही टीचर से पढ़ रहे। अल्लाह माफ करे। एक दिन फर्गसन में एक बच्चे का इंटरव्यू हुआ, उससे पूछा आपने इंटर कहाँ से किया है? सी इंटर कहाँ से किया? 2013 की बात है। कुछ TSA से किया, कुछ KNS से किया, कुछ ARTT से किया। तो उसने कहा इतना क्यों घूमे? कहता सर बिल्डिंगें चेंज हो रही थी, बंदा तो एक ही था जिसके पीछे हम भाग रहे थे। तो उसने आगे से नाम ले लिया, अहमद रजा स्टूडेंट में। पहले मैं दवानीस में था 2010 में। 11 में KNS चला गया, वहाँ उनका CA प्रोग्राम शुरू कराया। फिर यहाँ आके अपना शुरू किया। अल्लाह सबको दे अपने दर से। चलो जी, अल्लाह सबको दे, सबसे अदा में दे। सही है। चलो जी, केस 5। केस 5 सबसे मुश्किल है। इतना मुश्किल है कि पूरे कोर्स एक तरफ, केस 5 एक तरफ। केस 5 है प्राइस एडजस्टमेंट फॉर फ्यूचर सेल्स।
और सुनना सर। चलो जी, यहां देखें सर, केस 5 है, बोर्ड पे देखिएगा। 8,000 यूनिट हमने कस्टमर को अग्री किया 50 रुपए में देने में, ठीक है। ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है पहले, तो हमने रखा 8,000 यूनिट्स। रेट कितना जी? 50, 4 लाख कितना जी? 5,000, 50, 2.5 लाख कितना रह गया? 3,000 और 1.5 लाख। बता इसके बाद हमने क्या किया होगा? एंट्री पास की होगी कब? 1 जुलाई को। कितने यूनिट बेचने की? 5,000 यूनिट। किस रेट में? 50, 2.5 लाख और डन। अब कितने यूनिट बाकी हैं? बिल्कुल बेटा, सारी चीजें ग्रुप पे शेयर हो जाती हैं। व्हाट्सएप का जो ग्रुप बना उसमें भी शेयर हो जाती है, पोर्टल में भी शेयर हो जाती है, ईच एंड एवरीथिंग जी। अब बताओ, कस्टमर ने, सुनना गौर से, कस्टमर ने आके हमसे कहा अल्लाह का खौफ करो। हमने कहा क्यों, क्या हो गया ऐसा? उसने कहा तुम मुझे 50 रुपए में यूनिट बेच रहे हो, बेशरम आदमी, पूरी मार्केट 42 रुपए में बेच रही। मैंने कहा अच्छा चलो, बाकी के 3,042 में, बाकी के 3,042 में। उसने कहा नहीं, जो पुराने 2 दिए वो। मैंने कहा नहीं वो नहीं होंगे, वो नहीं होंगे। अगर वो होंगे तो टेक्निकली रिबेट वाला केस बन जाएगा, ठीक है। अब बताओ हमने क्या किया? ये फ्यूचर की सेल्स के 50 रुपए की जगह कितने कर दिए? अब बताओ सर, मेरी 8 रुपए की सेल कट गई। 8 का मतलब है 24,000, ऐसा? ये कितने रह जाएंगे? 1,26,000। कितने यूनिट्स के? और रेट हुआ क्या? 42। बताओ इसकी एंट्री क्या पास होगी आज 1 अगस्त को? क्या एंट्री पास होगी? कोई एंट्री पास नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो एडजस्टमेंट हो रही है वो किस सेल्स में हो रही है? फ्यूचर की सेल्स में हो रही है, जो कि अभी हुई नहीं है। अब जब फ्यूचर में सेल्स होगी वो किस रेट से बुक होगी? वो 42 के रेट से बुक होगी। डन। अब बताओ, हमने 18 तारीख को 2,000 यूनिट्स बेचे, क्या करूंगा? 18 अगस्त को मैं एंट्री पास करूंगा। रिसीवेबल डेबिट कितने से? 2,000 इंटू 42 कितना? कितना? 80 और प्लस इतना मुश्किल था, आपको पता नहीं है इसमें। चलो जी, तो जब मैं बोलूँ ना बहुत मुश्किल है, तो इसका मतलब यही सीन हो, ठीक है। मरान साहब, आप अटेम्प्ट कब है आपका? दिसंबर। फॉर्म में हो गया? कौन सी फॉर्म में? टीटी? अच्छा, ग्रैंड टोटल। मतलब तारिक भाई ने को फॉर्म खोल दी। टीटी तारीख तो नहीं है। क्या चीज? बेटा हमारी सब चीजें खुली हुई हैं, दुकानें वकानें, तो मैं अब क्या फॉर्म खोलूंगा? आकाश के साथ खोलने का मूड था, लेकिन टाइम नहीं है बेटा। मैं अभी अगले 5 साल में रिटायरमेंट लेने का सोच रहा हूँ। बस है, बस। हाँ हाँ भाई, खत्म। 5 साल बाद मेरी एज हो गई होगी कोई 42। आगे 17-18 साल जो बचे हैं वो तो बंदा सुकून से गुजारे। हैं? पेंशन में, गवर्नमेंट में काम कर रहा हूँ, मुझे पेंशन मिलेगी नहीं। बस रिकॉर्डिंग हो जाएगी ना, बस फिर वही लोगों को दे दिया गया। सबकी एएफसी से लेके एंड तक करा दूंगा, वो कराता जाऊंगा। चलो जी, फिर तुम लोग आओगे इंशाल्लाह पढ़ाने के लिए। आई कैप में एक सेमिनार था कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर, टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी, ठीक है ना। सेमिनार नहीं था, एक मतलब एक मीटिंग में बात चल रही थी
तो उसमें एक बंदे ने बड़ी जबरदस्त बात कर दी, बंदा क्या साजिद कबाड़िया जो है, उसने बड़ी जबरदस्त बात कर दी। उसने कहा कि जनाब अगर कोई 11-12 बंदों को आप मार दो ना सीए में, प्रोफेशन में 11-12 जो टीचर्स हैं, खत्म हो जाएगा सीए। वाकई ऐसा है, 11-12 टीचर्स पूरे पाकिस्तान में ऐसे हैं जो बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, वो अट जाए तो पीछे कैपेसिटी नहीं है? नहीं, ये मुझे नहीं पता। चलो जी, लेकिन उससे बहुत अच्छी बात की थी। पानी है ना इसमें। चलो जी, बड़े हम आगे, लिख लिया। चलो जी, एक काम हम ये कर रहे हैं सर, वो डायग्राम कंप्लीट कर लें अपनी। ये डायग्राम यहां देख लो सर, आखिरी जो उसके 2 यूनिट बचे थे। अब एक बात बताओ सर, सुनो भाई, कॉन्ट्रैक्ट में मॉडिफिकेशन हुई है, बहुत सुनना, मॉडिफिकेशन में मैं कह रहा हूं कोई एडिशनल गुड्स नहीं आ रही है, ठीक है, कोई एडिशनल गुड्स नहीं है। क्या प्राइस अमेंड हुई है? प्राइस अमेंड हुई है किसकी? अगर एग्जीक्यूटेड पार्ट की प्राइस अमेंड हुई है, यानी जो यूनिट आप बेच चुके हो उसकी प्राइस अमेंड हुई है, कोई रिबेट मिला है आपको, तो वो रिबेट इमीडिएटली बुक कर लेना, ठीक है जी। और अगर सर एग्जीक्यूटरी पार्ट का अमेंडमेंट है, यानी फ्यूचर की अमेंडमेंट है, तो सर आप एडजस्ट करना रेवेन्यू को जब आप फ्यूचर में उसको बुक कर रहे हो, ठीक है जी। अच्छा देखो, आज तक ये 2 चीजें कोई टीचर नहीं दिखाता था, अब दिखाना शुरू हो जाएंगे सब, हमने दिखा दी ना। चलो जी, बड़े हम आगे दोबारा देख लें। सर अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई नई गुड्स ऐड नहीं हो रही है, सिर्फ प्राइस एडजस्ट हो रही है, किन यूनिट्स की? जो बेच चुके हो या जो फ्यूचर में बेचोगे? जो बेच चुके हो अगर उसकी अमेंडमेंट कर रहे हो तो इमीडिएटली इसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, जैसे रिबेट किया आप। और अगर फ्यूचर गुड्स की अमेंडमेंट है तो फिर आपने सर जब फ्यूचर में रेवेन्यू बुक करोगे उसको नए रेट से आपने बुक करना। डन? यार देखो, आईएफआरएस खरीदा करो अटेम्प्ट से 6 महीने पहले, ठीक है ना। वो सेफ साइड पे रहने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि अगर अल्लाह ना करे एक अटेम्प्ट और लगनी पड़े तो भी आपके लिए वो आईएफआरएस नया हो, ठीक है ना। अदरवाइज मेरे पास सॉफ्ट कॉपी पड़ी है, जिसको चाहिए मैं वो दे दूंगा, ठीक है। मैं ग्रुप पे सेंड नहीं करूंगा, मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम ग्रुप पे सेंड कर दे, ठीक है। सेट है तो मैं प्राइवेट में दूंगा, मैं आगे फंसो तो तुम नहीं, मजाक कर रहा हूं, मैं कर दूंगा खुद से, टेंशन नहीं। क्या चीज? हाँ देखो, मैं एक चीज फिर बता दूं, आईएफआरएस से पढ़ने का मतलब ये है कि उसकी जितनी इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स हैं वो करना ना, आईएफआरएस से सिर्फ इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स किया करो, उसके बोल्ड पैरा पढ़ लिया करो, बाकी पैरा एक्सप्लेनेटरी पैराज होते हैं। जो आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख रहे हो ये एक्सप्लेनेटरी, ये जो आपने पूरा डायग्राम देखा ना, ये 3 पैरा में कवर है। मैंने आपको क्या किया, ये बना के दे दिया। अब आप जाए मॉडिफिकेशन की हेडिंग पढ़ लें, अब उसको मैं क्लास में पढ़ाऊं ये लंबा टाइम खा जाएगा, लेकिन रेस्ट अश्योर्ड कोई चीज हम छोड़ेंगे, ठीक। चलो जी, बड़े हम आगे दोस्त। 5 केसेस हो गए हमारे, मॉडिफिकेशन यहाँ खत्म हुई, लेकिन उसका एक सवाल प्रैक्टिस के तौर पे आपको मैं दे रहा हूँ। नहीं, यही आपका होम है और यही आपने वर्क करना है। फेसबुक वाला ह्यूमर यानी इस्तेमाल करना है। आओ देखो मेरे बच्चों, ये एक सवाल है जो सर इस डायग्राम को आईएफआरएस में बना लें। अब ये एक छोटा सा मुश्किल मरहला है कि आप इसको जो काला वो है ना पॉइंटर, उससे स्केल से बना लेना, लगे नहीं कि ये हाथ से लिखा हुआ, ठीक है। आप बना लो, कोई देखता भी नहीं वहां पे यार, आई कैप में कोई कोई नहीं देखता चीजें, ठीक है ना। चलो जी, हैं आईएफआरएस ले जाने का
कोई फायदा नहीं है। यहां देख लो, बोर्ड में देखना सर, ये एक सवाल है आप लोगों ने खुद करना है। कह रहे जनाब ऑन 1 जनवरी 2016। अब देखो एक सवाल जो ऊपर आपने किया ना, ये वही सवाल है, लेकिन आप चेक करो अंग्रेजी भर भर के ये यहां तक ले आया है। अब आप सवाल सॉल्व करोगे, अंदर कुछ नहीं निकलेगा। ठीक है जी। ये कह रहे जनाब ऑन 1 जनवरी 2016 एन एंटिटी प्रोमिसेस टू सेल 120 यूनिट टू अ कस्टमर फॉर 12,000 रुपए। कितने का एक यूनिट है? 100 रुपए का। आगे लिख भी दिया उस बंदे ने, बहुत शरीफ बात नहीं है। The products are transferred to the customer over a 6 months period. थोड़े थोड़े करके हमने बेचने हैं। The entity transfers control of each unit at a point in time. वो कह रहा है ऐसा नहीं होता कि हम पहले यूनिट का सर बेचते हैं फिर दुम बेचते हैं, नहीं, एक यूनिट मुकम्मल ट्रांसफर होता है। तो यूनिट का रेवेन्यू कब बुक करना चाहिए? जब यूनिट ट्रांसफर हो जाए। डन। फिर वो कह रहे जनाब आफ्टर द एंटिटी हैज ट्रांसफर्ड 60 यूनिट्स, जब 60 यूनिट कंपनी ट्रांसफर कर चुकी थी आउट ऑफ 120, तो क्या हुआ? द कॉन्ट्रैक्ट इज मॉडिफाइड टू रिक्वायर द डिलीवरी ऑफ एडिशनल 30 यूनिट्स। और हमने क्या किए? एडिशनल 30 यूनिट डिलीवर करने का वादा कर लिया। आउटस्टैंडिंग कितने थे? 60, 30 और आ गया, यानी 150 यूनिटों का टोटल मिला जुला के और हिला के। ठीक है। The additional 30 units were not included in the initial contract. हाँ ना, तभी तो ऐड हो रहे हैं। Case 1, the products are distinct. ठीक है जी। The price of the contract modification for additional 30 units is 2,850, 95 rupees per unit. The pricing for additional units reflects standalone selling prices of the product at the time of contract modification, and additional units are distinct from original products. ये क्या है? सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। हमने कोई 11 लाइनें पढ़ने के बाद ये कंक्लूड किया कि ये क्या है? सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। ये पहला केस है। ठीक है जी। केस 2, द प्राइस ऑफ 30 यूनिट्स इज 80 रुपए पर यूनिट, यानी 95 से कम। ठीक है जी। हाउएवर द कस्टमर डिस्कवर्स दैट एडिशनल 60 यूनिट ट्रांसफर टू द कस्टमर कंटेन माइनर डिफेक्ट्स that were unique to those delivered products. इसका क्या मतलब है? वो कह रहा है फ्यूचर वाली यूनिट्स में गंद नहीं होगी, जो पुराने हैं उसी में गंद है। ठीक है जी। The entity promises a partial credit of 15 रुपए पर यूनिट to compensate the customer for poor quality of those products. बताओ, ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस में अमेंडमेंट आ रही है, रिबेट आई है, इसको कैसे बुक होना चाहिए? इमीडिएटली। The entity and the customer agreed to incorporate the credit of 900 कैसे? 60 यूनिट दिए थे 15 रुपए के हिसाब से। ठीक है। इनटू द प्राइस द एंटिटी चार्जेस फॉर एडिशनल 30 यूनिट्स। देखा भाई एंटिटी ने क्या किया, जो फ्यूचर में गुड्स देने, नए गुड्स ना, उनके कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस में इसको एडजस्ट कर दिया। यानी 30 × 80 कितने होते हैं? उसमें से हमने क्या किए? 900 हटा दिए, कितने रह गए? जनाब मॉडिफिकेशन स्पेसिफाइज दैट द प्राइस ऑफ एडिशनल 30 यूनिट्स इज 1500, दैट इज 50 रुपए पर यूनिट। क्या वाकई 50 है? नहीं सर 50 नहीं है। 50 में क्या छुपा हुआ? रिबेट छुपा हुआ है। रिबेट आपने अलग करना है। ठीक है जी। वो कह रहे जनाब अग्रीड अपॉन प्राइस टू 30 यूनिट्स फॉर 2400 लेस द क्रेडिट ऑफ 900। डन। मुझे बताओ ये कौन सा केस है? ये चौथा केस है। फिर उसने कहा जनाब प्राइस फॉर एडिशनल यूनिट्स इज 90 लेकिन एडिशनल गुड्स आर, ये कौन सा केस है? तीसरा। मुझे तीनों की एंट्रीज बना के दे दो। सही है जी। अज्यूमिंग कि आफ्टर मॉडिफिकेशन 40 यूनिट्स आर फर्दर ट्रांसफर्ड टू कस्टमर। शाबाश जी, शुरू हो जाओ। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट। शाबाश। ये हमारे पास आज छठा क्वेश्चन ना। कर लिया मेरे बच्चों? तीसरे केस में डिस्टिंक्ट गुड्स नहीं है ना, बस मैं कर रहा हूं, मैं इसको करा रहा हूं। यहां देख लें। देखिए पहले केस में सर मेरे पास 120 यूनिट्स थे, इसका रेट है मेरे पास कितने का? 100 रुपए का। कॉन्ट्रैक्ट की टोटल अमाउंट थी 12,000। इस कॉन्ट्रैक्ट में से हमने 60 यूनिट डिलीवर कर दिए
6000 मैंने एंट्री पास की किस चीज की, रिसीवेबल डेबिट कितने से 6000, सेल्स क्रेडिट कितने से 6000, डन। रिमेनिंग कॉन्ट्रैक्ट कितना रह गया, नए यूनिट ऐड हुए 30, ये 30 कितने पे ऐड हुए सर 2850 पे ऐड हो रहे हैं विच इज 95 रुपीज, ये मार्केट रेट है, ये मार्केट रेट पे ऐड हो रहे हैं, तो मार्केट रेट पे ऐड हो रहे हैं तो ये अलग और ये अलग, टोटल 90 यूनिट है। तो मुझे बताओ मैं कितने यूनिट की सेल बुक करूं, मैंने इसमें से कितने 40 बेच दिए, अच्छा 40 बेच दिए, तो 40 कौन से बेचे होंगे, ऊपर वाले मैंने बेचे होंगे, तो रिसीवेबल डेबिट कितने से, और नीचे वाले मैंने अभी तक बेचना शुरू नहीं की, डन, क्लियर, यहां तक सबने कर लिया था, चलो जी। फिर हमने उठाया केस, डन, केस 2 में भी यही सीन था, केस 2 की मैंने जनरल एंट्री पास की होगी, सबसे पहले रिसीवेबल डेबिट कितने से 6000, सेल्स क्रेडिट कितने से 6000, अब नए यूनिट ऐड हो रहे हैं लेकिन रिबेट भी आ रहा है, नए यूनिट ऐड होने कितने 30, 80 रुपए के रेट से कितने 2400, लेकिन इससे पहले रिबेट आया हुआ है, रिबेट कितने का सर, सेल्स डेबिट कितने से सर 60 यूनिट इंटू 15 रुपए दैट इज 900, और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट ऐसा। अब बताओ सर मैंने कितने यूनिट का कॉन्ट्रैक्ट नया देख लिया टोटल 90, ये कितने 8400, एवरेज रेट 93.33, मेरे प्यारे बच्चों 93.33 मैंने कितने एडिशनल यूनिट कस्टमर को बेचे 40, किस रेट से केतरो थी वो 37, एंट्री क्या पास की 37 और सेल्स क्रेडिट 3733, पक्का। सेकंड केस में किसी ने को गलती, कोई पंचायत को पसूड़ी को पंगा प्रॉब्लम मसले हैं, नस्ला टावर में किसी के अब्बा की इन्वेस्टमेंट तो नहीं है ना, नहीं है, बच्चा था, ऐसे ऐसे मिल रहे हैं, कुछ नहीं मिलेंगे, गया गया जो था, अल्लाह अल्लाह देगा, अल्लाह अल्लाह के पास सब ने हाजिर होना है, सब ने ऐसे हाथ बांध के खड़े होना है, और फिर अल्लाह ने जलाल में पूछना है कि क्या किया तुम लोगों ने, तकब्बुर में जवाब सब ने देना होगा जी। 2400 प्लस 900 के रेट नहीं बेटा, 2400 इटसेल्फ तुम्हारे पास सिंगल, देखो मैं उसमें लिखा हुआ भी है, सवाल में उसने लिखा हुआ भी है कि यहां देख लो, उसने क्लियरली यहां लिखा है दैट प्राइस कंप्राइजेज ऑफ अग्रीड अपॉन प्राइस ऑफ 30 यूनिट्स 2400 और 80 रुपए पर यूनिट लेस द क्रेडिट ऑफ 900, यानी 1500 रुपए की वैल्यू उसने सवाल में दी हुई है, ठीक है ना, तो इसको हमने एडजस्ट नहीं करना पीछे जाके, यानी इसको 2400 में 900 ऐड नहीं करने, 2400 नेट नहीं है, नेट जो है ना वो 1500 है, ठीक है ना, तो 2400 वो वैल्यू है जो रिबेट ना दी होती तो हमने इस रेट में देना था, डन। तीसरे में कह रहे हैं 90 रुपए का एक यूनिट ऐड हो रहा है बट दीज यूनिट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट, अभी क्या करेंगे हम, कैचअप मेथड नहीं है, क्यूमुलेटिव कैचअप मेथड है यार, कैचअप मेथड मैं बताऊं, हमने सबसे पहले सेल्स बुक की होगी कितनी, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कितने से 6000, सेल्स क्रेडिट कितने से, अब हमें मॉडिफिकेशन में पता चला कि गुड्स डिस्टिंक्ट नहीं है तो सर 120 100 रुपए वाले और 30 रुपए कौन से वाले 90 वाले, कितने हो गए ये 12,000 और टोटल 14,700, और ये
98। आप तो 100 रुपए से सेल्स बुक कर चुके हो, तो आपको तो सेल्स एडजस्ट करनी चाहिए कितने से, 2 रुपए से। आपके तो सर 60 यूनिट के बनते हैं, 98 के हिसाब से कितने, 2। कैलकुलेट कर ले, पता कर लेना भाई। 51। अच्छा हम तो 6000 रुपए की सेल बुक कर चुके हैं, तो रिवर्स करें भैया, क्या करें, सेल्स डेबिट 120 और अब इसके बाद प्यारे भाई, ओ प्यारे भाई, कितना जी, 90 एथे कितना जी, 88। फिर हमने 40 यूनिट बेचे सर 98 रुपीज के, 39 एंट्री क्या पास की, ऐसा, यही है भाई। अच्छा एक बच्चे ने मुझे कहा था सर ये जो वो गुड्स हैं, क्या नाम है अपना, डिस्टिंग गुड्स हैं, जरा ये रिपीट कर दीजिएगा क्लास के एंड पे। क्या नाम है उसका, मोहम्मद अली आरिफ बैठा हुआ है वो, मोहम्मद अली आरिफ है, चलो जी आ जाओ जी, ये कर लिया कॉपी बेटा, सबने सही कर लिया था। देखो डिस्टिंग गुड्स में सिर्फ 2 मिनट और लेता हूं उसके ऊपर। देखो डिस्टिंग का मतलब क्या है, आप एक गुड्स बेचते हो मार्केट, कमोडिटी बेचते हो मार्केट में, ठीक है जी, वो कमोडिटी यूजर लेके जाता है घर पे, अकेले इस्तेमाल करे, किसी और गुड्स के साथ इस्तेमाल, अगर आप उसको आइसोलेशन में अकेले बेचते हो, ये क्या है, डिस्टिंक्ट है। पहला क्राइटेरिया क्या एस्टेब्लिश हुआ कि हम उसको इंडिविजुअली बेचते हैं, मार्केट में वो इंडिविजुअली बिकता है। स्टैंडर्ड कह रहा है एक क्राइटेरिया तो ये। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि वो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी डिस्टिंक्ट होना चाहिए। इसकी मैंने मिसाल ये दी तुम्हें कि आप अल्टीमेटली अपने कस्टमर को क्या बेच रहे हो। आप अगर अपने कस्टमर को मिसाल के तौर पे माउस बेच रहे हो, ठीक है, हार्ड ड्राइव बेच रहे हो, मदरबोर्ड बेच रहे हो, बॉडी बेच रहे हो कंप्यूटर की, ठीक है जी, मॉनिटर बेच रहे हो अलग, तारे बेच रहे हो अलग, तो ये मल्टीपल डिस्टिंक्ट गुड्स हैं। लेकिन अगर वो आपको ये कहे कि सर मुझे एक मुकम्मल कंप्यूटर बना के दें, तारे लगा के दें, हार्ड ड्राइव लगा के दें, असेंबल करके दें, तो इसका मतलब एक सिग्निफिकेंट इंटीग्रेशन सर्विस आपने देनी है। जब एक इंटीग्रेशन सर्विस आप दे रहे हो तो फिर आप अल्टीमेटली एक प्रोडक्ट उसको ट्रांसफर कर रहे हो। फिर ये 2 गुड्स ये इंडिविजुअली डिस्टिंक्ट होंगी, लेकिन इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में डिस्टिंक्ट नहीं है। तो सर स्टैंडर्ड कहता है दोनों चीजों में डिस्टिंक्ट होने चाहिए, इंडिविजुअली भी और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी डिस्टिंक्ट होना चाहिए। तो सर मुझे एक बात बताएं, अगर एक बंदे ने मुझसे बिल्डिंग बनवानी है पूरी, उसमें खिड़कियां भी लगेंगी, दरवाजे भी लगेंगे, सीढ़ियां भी लगेंगी, ग्रिल्स भी लगेंगे, पता नहीं क्या कुछ लगेगा, ये सब इंडिविजुअली क्या है, डिस्टिंक्ट गुड्स। लेकिन अगर मैं पूरी बिल्डिंग उसको बना के दे रहा हूं तो मैं उसको एक गुड दे रहा हूं, ऐसा। अगर अब इस एक गुड के अंदर कोई अमेंडमेंट आती है तो वो डिस्टिंक्ट ट्रीट नहीं होगी। अगर वो कहता है एक वॉशरूम ऐड कर दो, ठीक है जी, एक नलका और लगा दो, तो मैं इसको डिस्टिंक्ट कंसिडर नहीं करूंगा। ये बात समझ आती है, क्लियर हो गया भाई मोहम्मद अली आरिफ? चलो जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह आपको खुश रखे अपने खर्चे पे, ठीक है जी। अगली क्लास हमारी थर्सडे को होगी, ठीक है।